उसने मुझे सवाल ही हिंदी में पूछ लिया, मैंने जवाब इंग्लिश में दे दिया। कहता अच्छा तेरी है। जहाँ पे आप MS धोनी को बॉल डाल रहे थे, 2 छक्के खाने के बाद भी एंड में आपने अपने फेवर में चीजें फिनिश की। तो सेकंड बॉल जो मैंने डाला लो फुल टॉस था, और मैं सच्ची बता रहा हूँ वो वही MSD ही छक्का मार सकते थे। अपने बर्थडे भी खेला है जिसमें विराट कोहली को पता नहीं क्या हो गया था 2016 वाला, वो स्टिचेस अच्छा वो मेरे बर्थडे पे था। आपके बर्थडे पे है। अच्छा 100 बनाया था, 100 बनाया 15 था। ओवर का गेम था शायद। आई थिंक क्या बैटिंग की थी यार, सीरियसली क्या बर्थडे खराब किया ना। कि भाई इस दाढ़ी की इंस्पिरेशन आपकी क्या है? आधों ने लिखा कि अमिताभ बच्चन के फैन कि आप क्या हो? एक्चुअली यार मुझे ना दाढ़ी आती नहीं है ठीक इधर साइड में। दिखाएंगे, पूरा एपिसोड दिखाएंगे, पर हमने पहले सोचा क्यों ना सब्सक्राइबर्स की भीख मांग ली जाए भाई क्योंकि लोग आते हैं कमेंट्स में अप्रिशिएट करके निकल जाते हैं। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बड़े क्रिकेटर्स दरअसल वो नंबर देख के आते हैं। सब सैंडी भाई की तरह अच्छे इंसान तो है नहीं कि पाजी ने पंजाबी में पूछा और हाँ कर दी। इस क्रिकेटर के लिए हम स्पेशली रोड ट्रिप करके आए हैं भाई, चंडीगढ़ नोएडा से। और शूट हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम इस प्रॉपर्टी के अंदर, जो बाय द वे सैंडी भाई का घर नहीं है। इतने पैसे नहीं मिलते हैं क्या प्लेयर को, ये तो मैंने रेडिसन से बात करी। गेस्ट कौन है? मेरा गेस्ट भाई आपका होम बॉय है, चंडीगढ़ वाला है। आया अब इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही मजेदार, इंसाइटफुल, फनी बातें होने वाली हैं। डोंट मिस दैट। बट वो सब करने से पहले सब्सक्राइब कर दो। लेट्स गो। यही तो रूट है मेरा घर दा। अच्छा हाँ यही चंडीगढ़ पटियाला यही रूट हाँ, हाँ। है। इधर जाना मैं देखता रहना, पर मैं कदे गया नहीं अंदर। लेट्स स्टिक टू हिंदी। सॉरी और शंभू बेरियर भी तो बनना है। मैं भी हमारे जदानदा सी था। अरे भाई हिंदी सॉरी यार बड़ा मुश्किल है यार हिंदी। मैं नहीं, ये कमेंट आने लग जाएंगे कि भाई हमें तो कुछ सबटाइटल्स का है। नहीं इसमें तो चलो हिंदी में बात। सरदार बंदा देख के बंदा पंजाबी बोलता है। हाँ, ये आपको मेरा- अंदर से वही आ रही होगी कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ दोनों पंजाबी निकलती है मेरी। मैं हिंदी बात नहीं कर पाता। मैं नहीं, तो हमारा भी है जैसे ना, तो बंदा जैसे ही सरदार बंदा देखता है तो नेचुरली अब बड़े ही वैसे हुए हैं तो बंदा पंजाबी में बात करता है। मैं तो मुंबई गया था एक बारी, और हमारे एक जो पिक करने आए थे सरदार जी थे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में होते हैं सरदार जी, नॉर्थ में होते हैं, वैसे होंगे। और उन्होंने जैसे मेरे किधर जाने का है मैं भाई फ्लिप हो गया कि ऑडियो वीडियो मैच ही नहीं कर रहा भाई, ये क्या है? किधर जाने का बोलो। या तो बंदा ਉੱਥੇ ਇਧਰੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਪੜ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਲੱਗਣਗੇ ਥੋੜਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ मतलब अगर स्पेशली आप यहाँ पे रहे हो तो। हाँ मैं फ्लिप हो गया था कि भाई ये मैच क्यों नहीं कर रहा है इनमें। मैंने इंग्लिश हिंदी बहुत मुश्किल से सीखी है। मैं 18 साल वाला, मम्मा ने एडमिशन करा दी मेरी दिल्ली के कॉलेज में। मेरे को ना इंग्लिश आती थी ना हिंदी आती थी। उसके बाद तो फिर बुली कर करके जो सिखाई है मुझे, मैं जाके बोल देना क्लास में 60 बच्चों के आगे, और कॉलेज मेरा पूरा हाई फाई एमिटी, तो मैंने बोल दिया मैम मेरी ना फोटोग्राफी की क्लास है। तो बच्चों ने पकड़ लिया फोटोग्राफी नहीं फोटोग्राफी होता है, और दिल तो कुछ आता ही नहीं बहन जो जा 18 साल का बच्चा, मैं रो कमरे में जाके कि मेरे को पता गुस्सा कर दिया। फिर मैंने सीखी भाई, मैंने इंग्लिश पिक्चरें देखी, फिर इंग्लिश पिक्चर देख के इंग्लिश आ जाती है। तो मुझे कमेंट्री से आ गई, कमेंट्री से भी आ ही जाती है। हाँ कमेंट्री से भी अच्छी कमेंट्री एक्चुअली, और स्पेशली हर्षा बोगले की हो। हाँ ऐसे वो तो समझ नहीं आती मुझे, अब तो आ जाती है, पहले नहीं आती। हर्षा बोगले, उसके साथ मैंने एक बार कर दिया था पता है। हर्षा बोगले के साथ मेरा पहला मैन ऑफ द मैच था, मैं पूरा इंग्लिश में प्रिपेयर करके गया। उसने मुझे सवाल ही हिंदी में पूछ लिया। मैंने जवाब इंग्लिश में दे दिया। कहता अच्छा तेरी है। उसने ऐसे ऐसे वर्ड बोले इंग्लिश मैंने सुनी नहीं थी। उसने अगला सवाल मुझे इंग्लिश में पूछा, मैंने हिंदी में जवाब दे दिया। कहता तेरी साला तूने किसे कीते था टिक। ये कब की बात है? 2014 मेरा पहला मैन ऑफ द मैच थी। आईपीएल डेब्यू का ही मैच है ये। नहीं डेब्यू 2013 में हो गया था। तो फिर 14 में हम लोग दुबई खेलने गए थे ना, पहले 5 मैच दुबई में था। मेरा तीसरा मैच था हमारा किंग्स का, और मैं उसी में मैन ऑफ द मैच हो गया, आरसीबी के साथ था। तो मैं ऑब्वियसली अपने वालों पूरा नहीं, सारे मुंडे नाल दे चढ़ा रहे ने इंग्लिश में, ठीक है मैं पूरा प्रिपेयर करके गया। उन्हें सवाल ही हिंदी में पूछ लिया। हर्षा बोले ना इंडियन से ना कई लोग हिंदी में सवाल पूछ लेगा, मैं इन्हें प्रिपेयर करके गया, होता नहीं प्री प्लान्ड या रट लंदा बंदा, मैंने वही जवाब दे दिया। उन्हें मेरे वाल ऐ देखा, अच्छा नाल ही उन्हें कट के मारी इंग्लिश। नहीं ये पंजाबियों के साथ होता है, अर्शदीप के साथ भी यही हुआ है। अर्शदीप का पहला मैन ऑफ द मैच है, और मुरली कार्तिक उससे हिंदी में सवाल कर रहे हैं, तो अर्शदीप पूरा इंग्लिश में प्रिपेयर करके क्या ये कह रहा है मेरे को, और अर्शदीप इंग्लिश सही बोल लेता है। हाँ ठीक बोल। तो अर्शदीप तो पूरा कि मेरे को तो इंग्लिश आती है भाई, मैं तो इंग्लिश में बोलूंगा। अब तो मैं भी ठीक बोल लेता हूँ। अब अगर बंदा पूछे ना, तब की था कि ऑब्वियसली कमेंटेटर, वो भी इंटरव्यू लेना है, उसको भी था। अच्छा फिर पूछा, फिर मैं शशि थरूर से मिला अभी रिसेंटली चेन्नई में ना, चेन्नई में कुछ टाइम पहले। तो मैं उससे नॉर्मल हेलो सर हाउ आर यू, गुड। उसने जो वापस से मुझे
यही पूछा, लेकिन पता नहीं कौन से वर्ड बोले। मैं कहा ठीक है सर, हिंदी में आ जाओ। भाई शशि थरूर भी अलग ही लेवल पे है। हाँ, वो तो जाने इसके लिए जाते हैं कि इंग्लिश बहुत ही हाई फाई है उनकी। तो फिर मैंने सोचा सर हिंदी में बात कर सकते हैं। लेकिन पाजी का तो पॉलिटिक्स में तू किसी चीज़ की बात कर ले, मैं उसको बता रहा था, सारी नॉलेज है। स्टॉक्स की बात कर ले, पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी है, यहाँ नहीं करनी, पर नॉलेज है, ठीक है। मैं एक ऐसी ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ तो रोड के टोल टैक्स के बारे में पूछ लिया, सारा बता दिया कि टोल कहाँ से कटता है, कौन काटता है, इतनी वास्ट नॉलेज है। वेल रेड क्रिकेटर अगर कोई है तो संदीप शर्मा है। तब मैं उसकी बुक पढ़ रहा था एक्चुअली, शशि थरूर की। अच्छा। हाँ, जब मुझे वो मिला ना, कुदरती मिल गया वो। यार चेन्नई में मैं ट्रेनिंग करने गया था राजामणि के साथ, तो ताज कोरोमंडल में रुका हुआ था। मैं वहाँ से ट्रेनिंग करके निकला, मैं देखा वो बाहर ही बैठा हुआ, जहाँ कॉफी शॉप नहीं है ताज कोरोमंडल में, कॉफी शॉप एंट्रेंस, हाँ लेफ्ट साइड पे एंट्रेंस, वहीं बैठा हुआ था यार बंदा। और मैं सोच रहा हूँ यार ये बंदा ऐसे तो नहीं बैठा रह सकता, एक होता ना बंदा, ऐसा बंदा तुम्हें ऐसी जगह पे बैठे मिल जाए। फिर मैं गया, उसके बाद देखा मैं वही है यार बंदा, फिर मैं मिला उसको। तो आपने जाके बात करी खुद? हाँ, मैंने उसको बोला कि मुझे बहुत अच्छी बुक लगी आपकी। अच्छा, आप ऐसे कौन सी बुक्स पढ़ते हो जनरली? मैं सब पढ़ता हूँ यार, सब। हाँ। आपको अगर बुक्स रिकमेंड करनी हो तो कौन सी हैं आपकी? अगर फाइनेंशियल उस पर देखा जाए तो मैंने अभी रिचेस्ट मैन एंड बाबिलोन पढ़ी थी, वो बहुत अच्छी है एक बुक। और साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो फाइनेंशियल, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या जितने भी यंग लड़के हैं ना, और क्रिकेटर्स भी जो हैं, इनको एक्चुअली ये फाइनेंशियल बुक पढ़ना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि स्पेशली जो क्रिकेटर्स हैं, इवन अपना पॉडकास्ट शुरू हो गया? हाँ, शुरू 15 मिनट हो गए। अच्छा। जैसे अपना बड़े सारे बच्चे हैं, जैसे क्रिकेटर्स हैं, इवन दो बहुत अच्छी इनकम भी है, बहुत साल से IPL भी खेल रहे हैं, बट सेकंड इनकम स्ट्रीम नहीं है जब मैं बात करता हूँ उनसे। सो आई थिंक वो ये बुक्स कई हैं जो बहुत हेल्पफुल है। ये कैसी है? रिच डैड पुअर डैड, वो भी बहुत अच्छी है, रॉबर्ट कियोसाकी की, वो भी बहुत अच्छी बुक है। एक्चुअली मैं लिखता हूँ बुक्स, शायद अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि मैं कौन कौन सी रीड कर चुका हूँ। तो जो आप नोट्स बना के रखे हो? हाँ, नोट्स में मैं रखता हूँ। गेट आउट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। एक बुक भाई तेरे लिए यही है, हैरी पॉटर पढ़ी है मैंने, बस एक वो भी। हैरी पॉटर बस बचपन में नहीं पढ़ पाया। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, हाँ, ये मैंने बुक स्टोर में रखी हुई देखी है वाली। हाँ, ये बहुत अच्छी है। और अगर किसी ने बेसिक हैबिट वाली पढ़नी है, एटॉमिक हैबिट्स, हाँ, वो बहुत अच्छी क्वालिटी बुक्स है। और जैसे हम आपका इंस्टाग्राम पे चेक करें तो आप ऐसे ट्रेडिंग वाले उसको काफ़ी आपने फॉलो किया हुआ है, तो आप एक्टिवली करते हो या फिर? नहीं, मैं एक्चुअली जो ट्रेडिंग है उसको अगर कोई कर भी रहा है ना, मैं सजेस्ट करता हूँ ना ही करो। बिकॉज उसका एक स्टैट है कि 93 से 94% पीपल लूज देयर मनी, राइट? और स्पेशली अगर इतना मतलब बड़ा स्टैट है जहाँ पे इफ़ यू आर लूजिंग योर मनी, देन बेटर है यू गो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ, है ना। सो वो मुझे बेटर लगता है कि अगर आप मार्केट में लंबे समय तक बने रह सकते हो, सो यू एंड अप मेकिंग मनी। सो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आई फील देन ट्रेडिंग। तो ये आपने बुक पढ़ के ही सीख ली या कुछ नुकसान उठाने के बाद? नहीं सी, एक चीज़ है, देखो, अगर आपने इन्वेस्टिंग में जाना है या आपने मनी अर्न करनी है, सो हर कोई, जैसे हम लोग क्रिकेट सीखते हैं, सो क्या होता है, आप किसी कोच के पास जा रहे हो, तो मैं लकी था, मेरे से किसी ने पैसे मांगे नहीं, मेरे जो कोच है उन्होंने कभी मांगे नहीं, तो मैं बहुत लकी था। बट ऑब्वियसली अगर आपने क्रिकेट भी सीखना है, कोई भी स्किल सीखना है, उसके लिए पे करते हो, राइट? तो सेम इसमें भी है, अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है तो उसके लिए पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे। तो इसमें क्या, मार्केट ले लेती है पैसे, वो ऑटोमेटिकली आपको पे करवा लेती है। सो वो लेके ही चलना पड़ेगा। और कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है या कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने पैसे लूज़ ना किए हों पैसे बनाने से पहले। सो ये तो लेके चलना ही चाहिए। हाँ, वो जोक है ना कि मेरी ज़मीन नहीं बिक रही थी तो मैंने ट्रेडिंग करनी शुरू करी, दूसरा दिन बिक गई। वही है मेरा तो पोर्टफोलियो। मैं तो कर रहा हूँ आजकल, ट्रेडिंग खोल के बैठा हूँ। जोमेटो पे किसी को लेना तो ले लो यार। मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जोमेटो सही पाजी, मैं जोमेटो लिया 120 में 240। यही है वो 94% में से एक। वो 10 साल से लॉस मेकिंग कंपनी थी भाई, जोमेटो वाली। हाँ, मेरा तो जब ली प्रॉफिट में आ गई, मेरा 50,000 डाले 1 लाख। मेरे को लग रहा है तुझे आइडिया नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हाँ, 10 साल से लॉस मेकिंग कंपनी थी, पहले साल है जिसने उसने प्रॉफिट बनाया कंपनी ने। सो सही है, जोमेटो पे बेट किया बहुत। मेरा तो खाना टाइम पे दे दे काफी है। हाँ, मेरा तो 30 मिनट में आता है खाना भी। सही है। और स्विगी का भी तो आ रहा है, वो स्विगी का IPO आ रहा है। स्विगी का आ रहा है, स्विगी भी मेरे ख्याल से सही होगा। बट कैसा लग रहा है अनकैप्ड होके? अच्छी चीज़ है यार। एक्चुअली मुझे पता है क्या, ये काफ़ी साल से मैं सोच रहा था ये रूल आना चाहिए। पता है क्यों?
क्योंकि जैसे कई प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी टाइम से खेल नहीं रहे हैं। मेरे ही काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो उस कैटेगरी में फॉल होते हैं, जैसे मैं भी हूँ उस कैटेगरी में फॉल होता हूँ। सो क्या होता है, जब आप ऑक्शन में आते हो तो पहले कैप प्लेयर्स रहते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अनकैप्ड आते हैं, फिर एंड उसमें भी कैसे रहता है, बैट्समैन हो गए, फास्ट बॉलर्स हो गए, स्पिनर्स हो गए, फिर ऑलराउंडर्स हो गए। करते करते जो ये सेकंड कैप वाले कैटेगरी के प्लेयर्स आते हैं, तब तक नंबर चला जाता है 70th 80th नंबर तक, है ना। एंड उस टाइम तक क्या होता है कि बहुत सारी टीमों के पास प्लेयर्स आ चुके होते हैं, एंड उस टाइम तक बहुत सारे जो पर्स भी होता है वो भी ख़त्म हो चुका होता है। तो ये जो प्लेयर्स होते हैं, इवन दो अच्छे प्लेयर्स हैं, है ना, बट स्टिल फेयरली पेड नहीं होते, या फिर क्या होता है कई बार टीमें बन चुकी होती हैं तब तक एंड देन पिक नहीं होते। सो उनके लिए आई फील बहुत अनफेयर था, जो लोग काफ़ी टाइम से जैसे 4-5 साल से ज़्यादा से इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं, उस सेटअप में भी नहीं है, एंड स्टिल कैप कैटेगरी में आने की वजह से उनका जो नंबर था ऑक्शन में लेट आ रहा था। सो ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्टेप है बीसीसीआई का। ये वाला रूल है जो वो ऐसे प्लेयर्स को, समबडी लाइक मी, मेरे जैसे प्लेयर्स को जो उस कैटेगरी में, हाँ, मोहित पाजी, पीयूष चावला, हाँ, ऐसे इन प्लेयर्स को बहुत आई फील बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट करेगा। और धोनी तो हो ही गए अब इनका अनकैप्ड। मतलब ऑब्वियसली उनको इस कैटेगरी में अगर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा यार, उनको तो आज आप ऑक्शन में निकाल दो, कोई भी ले लेगा, पीपल विल रन बिहाइंड हिम। बट आपकी ऐसे बात हुई, संजू भी ऐसे बात हुई, या आरआर में किसी से बात हुई कि अनकैप्ड हो गए, ये हो गया है कुछ? इन जनरल हाँ, नॉर्मली तो मेरी बात हो ही रही है अभी, बट एज स्पेसिफिकली इस बारे में बात नहीं हुई है अभी, बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी तो ये रूल्स वगैरह आए ही हैं, सब लोग अभी देख रहे हैं क्या करना है। ऑक्शन कब शुरू? नवंबर नवंबर में, नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में भी। सऊदी अरेबिया में ऑक्शन है शायद इस बार। बट हम आपके अंडर 19 डेज पे आएंगे। एक आपके बैचमेट अभी काफ़ी शोर मचा दिया उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में, सौरभ नेत्रवलकर। हाँ जी, वो उस टाइम पे भी मैं पढ़ रहा था कि लीडिंग विकेट टेकर थे उस वाले टूर्नामेंट के भी। तो उन्होंने बोला नहीं कि चल भाई यूएस ही चलते हैं? नहीं एक्चुअली वो बहुत अच्छा बॉलर था, एंड ऑब्वियसली जब अंडर 19 वर्ल्ड कप कोई खेलता है ना, तो ऐसे लगता है कि वी आर देयर। सडनली जब आप 19 वर्ल्ड कप खेल रहे हो, परफॉर्म भी अच्छा किया ना, तो एकदम से लगता है कि यार मैं हर क्रिकेट खेल जाऊंगा, और उस टाइम पे सिलेक्शन भी हो रही होती है। बट एट द सेम टाइम क्या होता है कि जब बंदा सीनियर क्रिकेट में एंटर करता है ना, तो हर स्टेट में, और स्पेशली अगर आप बड़ी स्टेट में हो, जैसे पंजाब जैसी स्टेट में हो या मुंबई जैसी स्टेट में हो, तो कंपटीशन बहुत हाई रहता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके स्टेट से पहले ही बहुत सारे ऐसे अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके होते हैं लड़के, या आप जिस मतलब सपोज अगर आप फास्ट बॉलर हो या बैट्समैन हो, सो उसमें क्या होता है कि कंपटीशन बहुत हाई रहता है, सो उसमें अपना मार्क बनाना समटाइम्स टफ रहता है। सो वही आई थिंक उसके साथ हुआ, बट आई फेल्ट कि उसने बहुत जल्दी छोड़ दिया इंडिया में क्रिकेट, एंड वो हमेशा स्टार्टिंग से बहुत इंटेलिजेंट था। जब हम लोग वर्ल्ड कप भी खेल रहे थे तभी भी उसके जो मार्क्स एंड ऑल थे अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे आते थे, तो उसने आगे परस्यू किया अपना स्टडीज़ को, एंड देन ऑब्वियसली एक क्रिकेटर है जो हम सब में वो चीज़ ख़त्म होती नहीं है कि खेलना ही है यार। सो यूएसए में जाके जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हुआ तो उसने खेलना शुरू किया, एंड ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा उसने इस वर्ल्ड कप में, जो लास्ट वर्ल्ड कप गया उसमें बहुत अच्छा किया, एंड एक उसने अपना मार्क बनाया, और लोग अब जानते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इंडिया ने मिस आउट कर दिया टैलेंट को, बट आई वुड से ऐसा नहीं है यार, बिकॉज अगर आप इंडिया में देखो, यहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। अभी देखो टेस्ट टीम अलग टीम खेल रही है, T20 अलग टीम खेल रही है, स्टिल हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। आई वुड से इंडिया के पास इतना स्किल है, अगर एक टीम और बना के भी खिलाएंगे तो भी डोमिनेट करेंगे। सो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट उस टाइम आपके कोच कौन थे कि वो इतने पढ़ाकू? फिर आप तो नेट से ज़्यादा क्या आप लोग लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करते थे? नहीं, तब मैं पढ़ाकू थोड़ी था यार। अच्छा, ये आप बाद में वो हमारे चंद्रकांत पंडित थे उस टाइम पे। अच्छा। हाँ जी। नहीं, तभी तो मेरे पास ये कुछ है ना, ये कुछ फोटो है मेरे पास। ये आगे देखते रहना जी, ये केएल, ये मयंक, ये सारे गुड बॉयज भरे हुए हैं, सेक्शन ए बॉयज। हाँ, ये तो सारे, मतलब केएल भी बहुत ही इज वेल एजुकेटेड, देन हर्षल भाई का भी हम सुनते रहते हैं। ये एक्चुअली हमारा, हाँ, ये हमारा एक्चुअली बैच बहुत अच्छा था। बहुत उम्मीदें थी कि ये वाला वर्ल्ड कप जीतेंगे, बट हम लोग ये वाला वर्ल्ड कप हार गए थे। क्वार्टर फाइनल गेम हार गए थे हम लोग पाकिस्तान से। एक्चुअली बारिश बहुत हो गई थी, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग टॉस हार गए और उन्होंने बॉलिंग ले ली थी,
एंड आई फील अगर हम टॉस जीतते और हम पहले बॉलिंग लेते, बिकॉज विकेट बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था, डैम था, एंड वो उनको बहुत हेल्प कर गया। उसके बाद लेकिन अगला अंडर 19 तो जीत गए। हाँ, अगला अंडर 19 12 वाला। उसकी कोई स्टोरी, उसमें कैप्टन कौन था? उन्मुख चंद था। उन्मुख चंद था, वो भी आपके तो बैट्समैन सारे यूएससी एंड यू बीइंग अ पंजाबी मेरा स्टार्टिंग से नहीं था यार। मुझे आई फील अगर आप यहाँ पे कुछ अपनी लाइफ के साथ कर सकते हो तो वो यहाँ जैसी इंडिया जैसी लाइफ नहीं है, एंड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। सो मैंने कभी सोचा नहीं है कहीं जाने के लिए, एंड आई फील मेरी लाइफ यहाँ भी अच्छी है। सो इंडिया में कौन सी आपकी फेवरेट सिटी रहने के लिए? और सिटी चंडीगढ़ मुझे बहुत अच्छी सिटी लगती है, वेल प्लान्ड है, बहुत ही वार्म है, वेलकमिंग है। आप भी आए हो जैसे अब गुड़गांव दिल्ली से, तो आपको पता चलता होगा यहाँ पे बहुत ही लोग जो हैं वार्म है, वेलकमिंग है। एंड बेंगलोर ऑब्वियसली मुझे बहुत पसंद है, वहाँ पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, NCA बहुत किए हैं, एंड बहुत ज़्यादा सीखा हूँ मैं। एक्चुअली मेरी जो क्रिकेट इंप्रूव हुई है बहुत ज़्यादा वो बेंगलोर में हुई है, एंड वो सिटी भी बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है। आपको कोई भी लैंग्वेज आती हो, हिंदी, इंग्लिश। यू श्योर हिंदी वाली बात बेंगलोर में? हाँ हिंदी नहीं बोल सकते, मना है वहाँ तो, मना है हिंदी। मुझे आज तक प्रॉब्लम नहीं आई है। अब ऑटो लिया नहीं लगता। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है, ऑटो नहीं लिया है। ये ऑब्वियसली ये एक आधे साल की कुछ इंसिडेंट है, हर जगह पे ऐसे लोग रहते ही हैं यार, बट ओवरऑल बहुत वेलकमिंग है। बाहर से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग रह रहे हैं, एंड वहाँ पे जो एक चीज़ सब लोग बोलते हैं कि वेदर बहुत अच्छा है, वो तो है ही है, लेकिन अब वेदर को ट्रैफिक ने इक्वल कर दिया। बंदा जो सोच रहा था ना वेदर, वहाँ पानी की दिक्कत है। हाँ, अब हो गई, इस साल हो गई, अब इस साल हुई थी, बट अभी ठीक हो गई। वहाँ पे बारिशें हुई ना, उसके बाद ठीक हो गई है। एंड जो आई फील ये कावेरी वाटर है जो, वो उसकी भी पाइपलाइंस एंड ऑल अभी प्लान कर रहे हैं, सो वो भी आई थिंक इन फ्यू ईयर्स बेटर हो जाएगा। बट इफ़ यू आस्क मी, अगर 2 सिटीज़ अगर आप मुझे पूछें तो ये 2 सिटीज़ मुझे बहुत ही, और ऑब्वियसली मेरा पटियाला, वो तो है ये टॉप पे। बट 2012 में आपने ट्रेविस हेड को भी आउट किया हुआ है, याद है आपको? याद नहीं है, पर आपने किया। आपने ये एज ग्रुप हाँ मुझे पता है, आउट किया है। मुझे पता है कि हाँ वो हमारे वो 2012 वाले बैच में था, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा था वो मुझे पता है। जैम्पा भी था उस वर्ल्ड कप में, एस्टन टर्नर था जो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी, पैट कमिंस भी था, वो खेला नहीं था बट कमिंस भी था उसमें 12 में। तो उसके पहले हम लोग सीरीज़ खेले थे, उसमें खेला था वो, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं खेला। आई थिंक इंजर्ड या कुछ ऐसा था उसका। व्हाट्स द की टू गेट हिम आउट जो अब लोग कर नहीं पा रहे हैं? ट्रेविस हेड को, ट्रेविस हेड अभी आई डोंट नो वो क्या ही बैटिंग कर रहा है बंदा। सो ऑब्वियसली टफ बैट्समैन है बॉलिंग डालने के लिए, एंड बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, बहुत ही क्वालिटी बैटिंग कर रहा है। आउट करने का की पॉइंट यही है कि यार जो भी बॉलर है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है ट्राई करे उसको बैक करने के लिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करने के लिए, अच्छी बॉल्स डालने के लिए, बिकॉज और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। जितने आप उसको अच्छी बॉलों पे शॉट मारने के लिए देखेंगे कि वो अच्छी बॉलों को शॉट मारे, ऐसा ना हो कि मोमेंटम के साथ पता क्या होता है, आदमी ना जो बैट्समैन करवाना चाहता है आपसे वो करने लग जाता है। सो वो जितना अवॉइड कर सकते हैं और जितनी अच्छी बॉलें कर सकते हैं उतना बेटर है कि अगर वो रन बना भी रहा है तो अच्छी बॉलों पे रन बनाए। ऐसा ना हो कि हाँ उसने 2 शॉट मारे एंड आफ्टर दैट उसको एफर्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही रन बनाने के लिए। तो उसमें हायर चांसेस रहते हैं कि शायद आप इवन दो वो अच्छी बैटिंग भी कर रहा है आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सको या आउट कर सको। बट जैसे उसके लिए शेन वॉर्न ने 2016 में बोल दिया था वॉच आउट फॉर ट्रेविस हेड, उनका एक ट्वीट है, वो जब भी रन मारता है वो आ जाता है वापस से। तो आप सिर्फ उसकी ये फॉर्म देखते हो या उसके अंदर है कि फिर वो ऑल टाइम ग्रेट्स की तरह फिनिश करेगा? सी ऑब्वियसली ऑल टाइम ग्रेट्स के लिए फिनिश करना तो अभी बहुत टाइम है, मतलब मॉडर्न डे ग्रेट, क्योंकि सारी ट्रॉफीज जिता दी उसने, ओडीआई वर्ल्ड कप जिता दिया अपनी टीम को, WTC फाइनल में रन करता है हमेशा। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि ऑल टाइम ग्रेट्स के लिए भी टाइम है। ऑब्वियसली जो वर्ल्ड कप या फाइनल्स में रन बनाता है वो हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए वो याद रहता है बंदा, और उसका जो लेगेसी रहता है वो हमेशा ही लोग उसकी बात करते हैं। बट ऑल टाइम ग्रेट के लिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, राइट। सो आई फील ऑल टाइम ग्रेट के लिए अभी टाइम है, बट ऑब्वियसली करंट टाइम पे अगर देखा जाए तो टॉप 3 बैटर्स में है जो आप बोलोगे टफेस्ट बैटर्स टू बोल इस टाइम पे, वो रहेगा एक क्लासन है, मतलब
उसको वाइट बॉल में काउंट करेंगे, ये तो जैसे हेड है, ये तो तीनों फॉर्मेट में बहुत ही टफ है बॉलिंग डालना। ऐसे जैसे रोहित शर्मा है, वो भी बहुत टफ है तीनों फॉर्मेट में बॉलिंग करना। हमें पता चला कि आपके डेब्यू के आपको 1 घंटे पहले पता चला आप डेब्यू कर रहे हो, सच है ये? IPL के डेब्यू में? IPL में, हाँ। क्या स्टोरी है? एक्चुअली जब भी मैंने डेब्यू किया था तब प्लेयर्स बहुत ज़्यादा होते थे, तब ऑक्शन नहीं थी। हाँ। सो पहले क्या था कि जैसे कॉल करते थे और फ़ोन पे ही बात होती थी कि पिक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। तो तब ऑक्शन नहीं होती थी, ऑक्शन 2014 में आई थी। हाँ, 13 में नहीं थी। 13 तक नहीं थी। और एक टीम के पास प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा होते थे। कितने? जैसे 35 प्लेयर्स हैं किसी के पास 30 प्लेयर्स हैं। सो ऐसे प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो हमारे पास भी ऐसे थे 32, 30 कुछ ऑड नंबर्स पे प्लेयर्स थे। सब साथ ट्रैवल करते थे? नहीं, सब साथ ट्रैवल नहीं करते थे। ट्रैवल 18-20 ही करते थे। तो मैं उनमें से था जो होटल में ही था पिछले 1.5 मंथ से। अच्छा। एंड देन टूर्नामेंट का लेटर हाफ आ गया था, लास्ट के 4 मैच रह गए थे। तो मोहाली में था तभी, नेक्स्ट 2 मैच जो थे वो मोहाली में था। एक मैच जो, तो टीम वापस आई थी तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए गए थे। तो जो लोग नहीं खेल रहे थे या जो लोग, जैसे मैंने बोला कि मैं 20 के भी उसमें नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, पहले ही प्रैक्टिस के लिए निकल जाते थे। तो मैं तभी डैरन लीमन कोच था, तो हमारे नेट में बॉलिंग कर रहा था मैं, एंड मेरी बॉलिंग अच्छी जा रही थी। सीज़न से मैं 19 वर्ल्ड कप वगैरह, सीज़न भी बहुत अच्छा गया था मेरा डोमेस्टिक, तो बॉलिंग में अच्छी कर रहा था। तो उसने देखा एंड विकेट पे ना थोड़ा ग्रास था वो मैच में। सो सडनली उसने मुझे बोला कि तू ये वाला मैच खेलेगा। एंड मैं कपड़े लेके नहीं गया था ग्राउंड पे, क्योंकि मैं तो 20 में ही नहीं था, तो खेलेगा वो तो कोई सोच भी नहीं सकता ना। तो मैं कपड़े लेके नहीं गया था। तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया था, मनदीप तभी टीम में था। तो मैंने उसको कॉल किया कि भाई मेरे कपड़े लेके आ। तो मेरे रूम में गया, वो कपड़े लेके आया और फिर मैं मैच खेला था वो वाला। गुड स्टोरी भाई। और 3 विकेटें ली थी आपने। पहली विकेट याद है आपको कौन थी आपकी? हाँ, हनुमा विहारी है। हनुमा विहारी ने पहली 2 बॉलें चौके मारी थी, और तीसरी बॉल भी एक्चुअली बहुत ही खराब बॉल थी, उसने सीधा पॉइंट में मार दिया हाथ में। 4 overs 21 for 3 थे आपके फिगर्स। गुड टू स्टार्ट विद भाई, वेरी गुड टू स्टार्ट विद। तो वो 13 में था ये स्टोरी। ऑब्वियसली यार, जब भी अब 20 ट्रैवल ही नहीं कर रहे 1.5 महीने, तो कौन सोचेगा मैच भी खेल पाओगे। सो सडनली वो मेरे लिए बहुत सडन था एक्चुअली। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ था, हमने भी सबसे लोगों से पूछा संदीप शर्मा से क्या बात करें, तो यही था कि पाजी इतने टाइम पंजाब में खेले हैं, पंजाब जीत क्यों नहीं रही है? क्या रह जाता है पंजाब में जब पंजाब के पास ट्रॉफी नहीं है? तो आप प्लीज यार अभी ऐसे मैं क्या ही बताऊँ एक्चुअली। कोई एक जवाब की। मुझे ऐसे पर्सनली फील होता है कि पंजाब में ओवर द ईयर्स टीम बहुत अच्छी बनी है, बट समहाउ आई डोंट नो क्या ही सीन है कि हम लोग आप बताओगे, आप रहे हो वहाँ पे क्या? जैसे 2014 में को पूछना है, 14 ड्रीम रन था, ड्रीम टीम थी, फाइनल में जाके पंजाब हार गई। आप फाइनल खेले क्यों नहीं यार? एक्चुअली मुझे भी याद नहीं है 14 का फाइनल नहीं खेला। हाँ, मुझे पता क्या हुआ था। हम लोग जब दुबई में खेले थे ना, और उसके बाद जब यहाँ पे वापस आए थे, तो क्या हुआ कि दुबई में बहुत अच्छा गया था, और उसके बाद जो 3-4 मैच थे वो बहुत अच्छे गए। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, मेरा इकॉनमी रेट ना हाई होता गया। तो इकॉनमी रेट मेरा वहाँ से 9, 9.5, मैं पहले साल ऐसा था कि आई थिंक आपकी 17-18 विकेटें तो थी। हाँ, विकेट 17-18 थी, बट उसमें क्या था कि मेरा इकॉनमी रेट हाई होते गया। एंड देन क्या हुआ कि हमारी टीम में ना एक्चुअली एक बॉलर थे बालाजी, जो ऑब्वियसली उसके पहले IPL जीते हुए थे, एंड वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर्स, जिन्होंने बहुत सारी वेरिएशंस आके वाइट बॉल से डालना शुरू किया, एंड उनको देख के बहुत सारे बॉलर सीखे भी हैं। सो मैनेजमेंट का ये डिसीजन था कि फाइनल मैच हम लोग खेल रहे हैं, एंड एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं, जो कि हेल्प कर सकता है फाइनल्स में। तो ये कॉल था उसकी वजह से। बट स्टिल ये तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स कि 2014 ड्रीम रन। कोई भी पंजाब किंग्स का फैन देखता होगा इस सीजन पे, तो वो चाहेगा कि उसकी जर्नी जो अच्छी रही, आप उस पार्ट पे बताओ क्या अच्छा नहीं होता है। वो तो ठीक है, हमने इतने लोगों से ट्राई कर लिया, मोहित भाई से सबसे पूछने का नहीं है किसी के पास आंसर, बट व्हाट वर्कड फॉर देम दिस सीजन कि वो फाइनल तक गए, एकदम ड्रीम सीजन था। एक्चुअली आई फील उस सीज़न बहुत, एक तो यंगस्टर्स बहुत थे एंड फियरलेस क्रिकेट खेले उस साल। जैसे मैक्सवेल था, मिलर था, वो इंटरनेशनल पे ऐसा अभी मार्क बनाया नहीं था उन्होंने सॉरी, तो ऐसा अभी मार्क बना नहीं था उनका, एंड बहुत ही फियरलेस क्रिकेट खेले और बहुत अच्छे फॉर्म में थे। एंड मनन वोरा जो इंडियन टैलेंट, वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में था। वीरू पाजी का एक्सपीरियंस था। एट द सेम टाइम बॉलिंग में मेरा बहुत अच्छा जा रहा था, एंड अक्षर पटेल वो फाइंड था, उसी साल इंडिया के लिए खेला। अक्षर पटेल बहुत ही क्वालिटी बॉलिंग कर रहा था उस साल।
उसको मारना, उसको मतलब एज ए लेफ्ट हैंड स्पिनर 17th 18th ओवर डाल रहे थे, जैसे आजकल लेग स्पिनर्स डालते हैं कि जो स्टेब्लिश्ड लेग स्पिनर्स हैं जैसे चहल भाई हो गए या फिर राशिद हो गए, ये जो बहुत ही स्टेब्लिश्ड लेग स्पिनर्स है वो डालते हैं 16-17 ओवर। उस टाइम पे अक्षय पटेल डाल रहा था, जबकि उस टाइम पे 2014 में ज़्यादातर स्पिनर्स को लास्ट के ओवर्स देते नहीं थे। सो ये ओवरऑल जो फॉर्म थी एंड कॉम्बिनेशन था ना, जो यंग ब्लड एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस का, वो बहुत हेल्प किया। एंड कैप्टन बहुत अच्छा था जॉर्ज बेली, वो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स है जिसके साथ मैं खेला हूँ। वो एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट था। इनफैक्ट हम लिख के लाए आप टोटल 11 कैप्टन्स के अंडर खेले हो। लेट्स सी आपको कितने याद है आईपीएल में? आईपीएल में मैक्सवेल के अंडर, मिलर के अंडर, मुरली विजय, गिलक्रिस्ट, खेले उनके अंडर। हाँ, उनके अंडर खेला हूँ मैं। वीरूपा जी, केन विलियमसन, मैं पहले किंग्स का देख रहा था। केन विलियमसन, पांडे, मनीष पांडे के साथ एक मैच में खेला था, वो कैप्टन था। और फिर भुवनेश्वर, एंड देन वार्नर विलियमसन हो गया। हाँ 9 हो गए, 2 बच रहे। 2 कौन से? मुरली विजय के साथ खेले आप? हाँ मुरली विजय बोल दिया। संजू हो गया। संजू हाँ 10। एक कौन रहेगा? किंग्स का ही रहेगा लग रहा है कोई। इंडियन प्लेयर है, चलो हिंट, इंडियन प्लेयर है आपका अंडर 19 टीममेट। द गुड बॉयज आईपीएल में। गुड बॉयज, सारे गुड बॉयज। फोटो भी दिखाई है अभी आपको इसकी। केएल नहीं मयंक, अरे यार मयंक भी, हाँ मयंक पिछले साल वही तो कैप्टन था, मेरे माइंड से निकल गया। मयंक अग्रवाल के साथ भी 10 तो चलो बता दिया मैंने, मयंक रहेगा। बेस्ट कैप्टन वाइब बैठी है इसके साथ। संजू बेस्ट कैप्टन जो मैं आईपीएल में खेला। उसका रीज़न ये है कि एज अ बॉलर मुझे ऐसे फील होता है कि प्रेशर नहीं है ज़्यादा बॉलर पे। इतनी बार जैसे मैं प्रेशर सिचुएशन में मैंने बॉलिंग की है, पिछले 2 साल से बहुत प्रेशर टाइम पे बॉलिंग किया जहाँ पे मैच हार सकते हैं जीत सकते हैं, बट एक बार भी आके उसने मुझे ये नहीं बोला कि ये कर। वो बेस्ट चीज़ है। जब भी हमारी बात होती है तो वो मुझे पूछता है कि क्या लग रहा है, क्या सोच रहा है करने की, मैं उसको बोलता हूँ ये कर रहा हूँ, ठीक है बैक कर। सो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कैप्टन जो होते हैं ना ऑन फील्ड मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेशर जो अपना होता है, क्योंकि क्राउड इतना होता है, मैच है ना वो स्टेक पे रहता है, तो जो अपना प्रेशर होता है ना वो बॉलर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। बहुत सारे कैप्टन ऐसे करते हैं। सो संजू का वो बेस्ट चीज़ है, वो अपना जो प्रेशर है वो बॉलर पे ट्रांसफ़र नहीं करता, जो कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है। और ऐसा नहीं है मेरे पे, किसी भी बॉलर पे। एंड उसका बहुत ही अच्छा एक जो मुझे ऐसे लगता है फिलॉसफी है, मेरा उससे बात हो रहा था जिसमें हमारी टीम में जितने भी बॉलर्स थे यार वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ऐश अन्ना, चहल, बोल्ट, है ना। अब इनको जाके क्या ही बताना है, इतने प्रेशर सिचुएशंस में इतने मैचेस, जो कोई भी सिचुएशन आती है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग अंदर रहे हैं एंड अपने नर्व्स कंट्रोल करके उन्होंने परफॉर्म किया है। सो उसका बेसिकली ये है कि यार ये लोग संभाल लेंगे। और जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बॉलर्स को ना, बॉलर्स भी रिस्पॉन्सिबल समझता है कि नहीं यार मेरा कैप्टन जो है ना मुझे बहुत ट्रस्ट करता है। एंड फिर बॉलर भी जो है वो 100% जाता है पीछे। अगर कोई कैप्टन अपना प्रेशर उस पर ट्रांसफ़र करता है एंड बहुत सारे सजेशन देता है, ऑब्वियसली एक चीज़ क्या होती है, आप बॉलर को कंफ्यूज कर रहे हो, दूसरा जो वो करना चाहता है उसको भी डाउट में लेके आ रहे हो। सो जो एग्जीक्यूशन होती है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। एग्जीक्यूशन ऑप्टिमम लेवल पे 100% नहीं रहेगी अगर कोई कैप्टन अपना प्रेशर ट्रांसफ़र करता है बॉलर पे। तो संजू का बेस्ट चीज़ है। इस वजह से आई फेल्ट वो, मैं जितने भी कैप्टन्स खेला हूँ बेस्ट कैप्टन रहा है मेरा अभी तक। वही जब आप अब बिकॉज आप जब अनसोल्ड भी हुए, आपके संजू का आपको कॉल आया कि क्या बात हुई, हाउ वाज द कॉन्वर्सेशन? और जब मेरी उससे बात हुई थी तो उसने मुझे बहुत ही पॉजिटिव बात किया। उसने मुझे बोला कि ऑब्वियसली मुझे उसको भी उसने बोला कि उसको बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट पॉजिटिव कि यार तू आईपीएल खेलेगा। एंड उसने मुझे बोला कि हमारे कैम्प में कई इंजरीज़ हैं एंड हम लोग रिप्लेसमेंट्स देख रहे हैं, सो तू अपने आप को प्रैक्टिस में रख, फिट रख, सो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट संजू भैया कुड कॉल एनीवन, मतलब आपकी पहले उनसे दोस्ती थी कैसे, मतलब ये कॉल कैसे हुई, हाउ डिड दैट कॉल हैपन? यार पता क्या है, जब कोई इंजर्ड हुआ था तो उस टाइम पे ना, जैसे मेरी मुंबई इंडियंस के साथ भी बात चल रही तो मैं वहाँ पे भी गया था, जो उनका प्रैक्टिस सेशन था ना वहाँ पे भी गया था।
एंड आरआर से भी बात चल रही थी, तो आरआर ने मुझे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, तो मैंने आरआर को यस कर, मेरा बेसिकली ये था कि जिसने मुझे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया तो मैं उसको और एज अ प्लेयर बनता ही वो है, जब आप आईपीएल में नहीं हो तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट पहले ऑफर कर दिया आप उसको। तो संजू का बेसिकली ये था कि जैसे प्रसिद्ध इंजर्ड हुआ था अनफॉर्चुनेटली, सो उनको एक्सपीरियंस चाहिए था कि जो एक प्लेयर है जो सब सिचुएशंस में बॉलिंग कर सकता हो, सो उन्होंने मुझे पिक किया उस टाइम पे। एंड ऑब्वियसली संजू, हम लोग अंडर 19 से कैंप्स वगैरह करते आ रहे हैं, तो बहुत लंबे समय से दोस्त हैं, बट ऑब्वियसली आई एम प्रिटी श्योर वो इतना तो प्रोफेशनल है कि सिर्फ फ्रेंडशिप की वजह से किसी को नहीं पिक करेगा, अदरवाइज मेरे से बहुत सारे उसके बेटर फ्रेंड्स होंगे। सो वो एक ऑब्वियसली एक तो है कि हाँ अच्छा दोस्त है, बट एट द सेम टाइम उनका वो जो रिक्वायरमेंट था वो भी मैं फिल कर रहा था, सो इस वजह से उन्होंने मुझे पिक किया। नागपुर गए थे आप? नहीं, मैं राजस्थान आया था तब तक, तो जब तक ये सब हुआ था कैंप लग गया था राजस्थान का, अपना आईपीएल वाला कैंप लग गया था, और तब स्केटी की आ गई थी कि इंजर्ड है। हाँ, वो इंजर्ड है, तो मैं वहाँ पे 1 वीक के लिए था, और 1 वीक में 1 वीक भी नहीं 3-4 दिन में उन्होंने मुझे बता दिया था कि हम तुझे ले रहे हैं, 1-2 दिन की बात है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी डन। बट संजू भैया की अब सब ना सीरियस साइड जानते हैं कि सीरियस है और बहुत ही एक्सप्रेशनलेस। कैमरा पे तो ऐसा है कि फील्ड पे अगर 6 भी पड़ रहा तब भी ऐसे है, विकेट पड़ रहा तब भी ऐसे ही है, बट उनकी जो बिहाइंड द कैमरा जो साइड है शुभम, वो एक तो उनकी हंसी भी इतनी प्यारी है, ऊपर से उसको थोड़ी कोई कहानी आपके पास स्टोरी हो या कुछ बक मोमेंट्स विद संजू? और यार ऐसे तो क्या ही बताऊं, होली मनाई है भाई इतनी तगड़ी। हाँ होली भाई तुझे तो मारा था होली में मुझे मारा है, मैं बता दूं, मारा है होली पे, और सिर्फ मेरे को नहीं सबको, एक दूसरे को। एक्चुअली हम लोग होली मना रहे थे, तो ये मैं वाइन डाल के पूरा वाइन डाल के घूम रहा था, तो ऐसे ही हमारा प्लान बना है कि इसके कपड़े फाड़ देते हैं, तो गुड प्लान। हाँ, तो इसके हमने होली पे कपड़े फाड़ के ना, तो जो टी शर्ट नहीं होती तो उसको ना ऐसे रोल करके, गीली टी शर्ट को रोल करके ऐसे मारो ना तो बहुत जोर से लगती है। हाँ, तो बॉयज हॉस्टल में जो रहा सबको पता है। इसको एक्सप्लॉइट किया हमने अच्छे से, फिर उसके बाद जब इसके साथ हो गया फिर सोचा सबके साथ ही कर लेते हैं, फिर सब प्लेयर्स के साथ किया। बट आपने सिंस मेंशन किया कि आप बहुत सारे हाई प्रेशर मोमेंट्स में ऑपरेट कर रहे होते हो, 2 पे मैं आपको चाहूँगा कि लाइक यू टेक अस थ्रू दोज मोमेंट्स। एक वेयर थिंग्स वेंट योर वे, और एक है जहाँ पे उतना आपके अकॉर्डिंग नहीं गई। सो पहले मैच तो मैं वो बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप MS धोनी को बॉल डाल रहे थे, और 2 छक्के खाने के बाद भी एंड में आपने अपने फेवर में चीज़ें फिनिश की। टेक अस थ्रू दैट ओवर, वो क्या था? और एक्चुअली मुझे पहले से पता था कि मुझे ओवर मिलने वाला है, तो संजू ने मेरे साथ बात किया था आखिरी तू डालने वाला है, सो मैं प्रिपेयर था ऑब्वियसली। एंड एक ओवर में आई थिंक 17 रन चाहिए थे, 17-18 रन चाहिए थे। सो उसमें क्या होता है, जब 17-18 रन चाहिए होते हैं ना, तो ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो बॉलर पे होता है, क्योंकि अब ऐसा होता है कि बॉलर सोच रहे हैं कि ये तो मैच बचा के देगा। जब 10 से कम रन रहते हैं ना, 7-8 रन, फिर बॉलर पे प्रेशर नहीं होता, फिर बैट्समैन पे होता है, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे हैं कि बैट्समैन जिता के देगा। एंड तब रन बन भी जाए अगर 7-8 रन ना, तो इतना मेंटली प्रेशर रहता नहीं है। सो फर्स्ट बॉल जो था मेरा वो एक्चुअली अच्छा यॉर्कर गया था, और फर्स्ट बॉल शायद वाइड गई, तो सेकंड बॉल जो मैंने डाली वो यॉर्कर अच्छी गई थी, तो मैं काफ़ी जाते हुए रिलैक्स फील कर रहा था कि हाँ यार एक अच्छा यॉर्कर गिर गया। नेक्स्ट बॉल भी मैं बैक करता हूँ, अच्छा बॉल था। तो सेकंड बॉल जो मैंने डाला लो फुल टॉस था, और मैं सच्ची बता रहा हूँ वो वही MSD ही छक्का मार सकते थे उस बॉल को, बहुत ही लो था उनका जो डाउन स्विंग है ना, बहुत ही अच्छा है। एंड सेकेंड बॉल, थर्ड बॉल जो था वो ऑब्वियसली मैंने ख़राब डाला, फुल टॉस टांग पे, वो छक्का चला गया। सो उसमें अगेन संजू मेरे पास आया, तो उसने मुझे पूछा कि क्या सोच रहा है, तो मैंने उसको बोला कि मैं सोच रहा हूँ लाइन और लेंथ चेंज करने के लिए। एंड मैंने उस मैच में फिर हाई रिस्क बॉल फेंका कि उस बॉल पे छक्का भी जा सकता है, विकेट भी मिल सकता है। तो मेरा माइंडसेट था या तो विकेट लेता हूँ या इसी बॉल पे मैच क्या बॉल खत्म हो जाएगा। मैं लेंथ बॉल डाल दी, अगली बॉल जाके लेंथ बॉल डाल दी। कोई आई फील कोई भी नहीं सोच रहा था कि ये लेंथ बॉल डाल देगा, तो मैं जाके लेंथ बॉल डाल दी राउंड द विकेट। सो वो वाला बॉल जो था वो 1 रन हो गया। एंड देन फिर जब मैं रनअप पे जा रहा था, फिर मैंने ये सोचा कि यार अभी मैं यॉर्कर ही अपनी बैक करता हूँ, क्योंकि उस बॉल को मैंने प्रैक्टिस बहुत किया है नेट्स में। एंड अगर यॉर्कर डालते हुए मैंने रन खा लिए तो इतना रिग्रेट नहीं होगा जितना अगर मैंने कोई और बॉल डाला जो मैंने नेट में इतना प्रैक्टिस नहीं किया है और जिस पे मैंने टाइम स्पेंड नहीं किया, मेहनत नहीं किया, वो बॉल डाल के अगर मैंने छक्का खा लिया या रन बनवा दिए, तो मुझे मैच के बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि मैंने वो बॉल को बैक नहीं किया जिस बॉल पे मुझे ज़्यादा ट्रस्ट था और जिस पे मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। सो वो 2 बॉलें, आखिरी बॉल मैंने यॉर्कर अपनी एग्जीक्यूट करने की ट्राई की, एंड दोनों बॉलें बहुत अच्छी यॉर्कर गिरी। एंड उसका और वो पूरे मैच में इस सिचुएशन से भी ज़्यादा ना
इम्पॉर्टेंट है जब भी चेन्नई में खेलो ना, और स्पेशली अगर MSD को बॉल डाल रहे वो जो मज़ा ही है ना वो ही अलग है, बिकॉज पूरा क्राउड जो है ना वो इतना लाउड होता है। चेन्नई क्राउड वैसे भी लाउड है, ठीक है, और वो स्टेडियम भी ऐसा है ना पैक्ड पूरा की सारी आवाज़ आएगी आपको। वो ओवरऑल वैसे ही चेन्नई जो ग्राउंड है वो बहुत लाउड है, क्राउड वहाँ का अच्छा शोर मचाता है। लेकिन स्पेशली जब MSD बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पे फिर तो बहुत ही ज़्यादा लाउड होता है क्राउड। एक्चुअली MSD कहीं पे भी अंदर बैटिंग करने जाएँ वो पूरा, बट चेन्नई स्पेशली बहुत ही ज़्यादा लाउड रहता है। सो वो जो एक्सपीरियंस है फील करना ना वो बहुत अमेजिंग है। एंड ये इसके पहले भी ना जब मैं पहली बार चेन्नई में खेला था 2014-15 की बात है, तब भी मैंने MSD को बहुत अच्छा ओवर डाला था उनको। तो उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ था ये प्रेशर वाली बात, तभी इतना एक्सपीरियंस था नहीं मैं। तो जब मैं आखिरी ओवर डालना था मुझे, तो जब मैं वॉक करना शुरू किया अपने रनअप की तरफ ना, तो पूरा क्राउड MSD ऐसे चिल्ला रहा है। मैं जब तक रनअप पे पहुंचा ना मेरे हाथ स्वेट से भर गए थे, पूरा पाम जो था ना पसीने से भर गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ वो आवाज़ सुन के, इतना क्राउड चिल्ला रहा है ना। एंड उस टाइम पे एक और चीज़ एक्चुअली मेरे लिए अच्छी थी कि एक साइड ना बंद हुआ था। हाँ, उनका वो कंस्ट्रक्शन चल रही थी। कुछ तो 2 स्टैंड खाली थे बीच में, 2 स्टैंड खाली थे, वो भरे नहीं थे। अभी तो जैसे पिछले साल जब खेले तभी तो स्टैंड भी पूरा भरा हुआ था। सो तब मैंने रियलाइज़ किया कि भाई एक्चुअल प्रेशर है क्या, जब ऐसे क्राउड चिल्ला रहा है ना, तुम कुछ भी नहीं करे फिर भी तुम्हारे पाम स्वेट से भरे पड़े हैं। सो एंड ऑब्वियसली वो जब कोई भी प्लेयर है इन सिचुएशन से निकलता है एंड उसमें अच्छा कर दे, सो फिर खुद को भी अंडरस्टैंड करता है कि यार जब ऐसा प्रेशर आता है तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, एंड जब मैं अच्छा कर दूंगा तो कैसे रिएक्ट करता हूँ। सो वो जो 2014-15 का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, मुझे ग्रो करने के लिए। एंड देन ऑब्वियसली ये वाला जो मैच हुआ इसने मुझे ओवरऑल बहुत ग्रो किया, मेंटली भी और एज अ डेथ बॉलर भी। और इसी सीजन एक और मैच हुआ जो SRH के अगेंस्ट था। हाँ हाँ वहाँ भी आप ही बॉलर, मुझे याद है क्लियरली। कानू का तो छेड़े तू। वो मैच में देख रहा था एयरपोर्ट के लाउंज में, क्योंकि मैं भी टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था। तो और वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच बन गया। एक पॉइंट पे तो लग रहा था SRH हार गई, 1 साइडेड RR जीत रही है। देखते देखते हमारा हो गया भाई फ्लाइट छूटे छूटे लास्ट बॉल देख के जानी है। और तब थे 7 रन चाहिए थे, एंड आई थिंक पहले नो बॉल चली गई और फिर 6 लग गया। हाँ 6 रन चाहिए थे उस बॉल पे एक्चुअली। नो बॉल बजाई भी बहुत देर बाद। नो बॉल मेरी हुई नहीं थी पूरे सीजन में, उसी मैच में हुई। तो क्या हुआ कि ऑब्वियसली मैं बॉल डाला, मैं पूरे अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में था कि मैं बचा लूँगा मैच, ठीक है। तो लास्ट बॉल था, ऑब्वियसली मैंने यॉर्कर एग्जीक्यूट किया और वो बॉल चला और मैं सेलिब्रेट करने लग गया। और कोई बॉलर जो आवाज़ नहीं सुनना चाहता वो नो बॉल वाली जो ग्राउंड में बजती है, इतना इरिटेटिंग ना, बहुत इरिटेटिंग आवाज़ है स्पेशली बॉलर्स के लिए। सो वो जब बजी ना मैं कहा यार क्या हो गया। अंपायर ने मैं पीछे देखा, अंपायर नो मतलब ऑब्वियसली हाथ ऐसे करके खड़ा हुआ था। तो मैं गया उसके पास, यार नो बॉल है भाई। तो बोला ठीक है, मैं वापस गया। तो उस मैच में मेरे से क्या गलती हुई कि जब भी मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ ना अपना टाइम लेता हूँ। जब ये चेन्नई में भी मैच हुआ या पिछले साल भी या उससे पिछले साल भी या बहुत सालों में ना, मैं अपना टाइम लेता हूँ बॉलिंग डालने के टाइम, प्रॉपर डीप ब्रीथ करके, है ना, विजुलाइज करके मैं क्या बॉल डालना चाहता हूँ और माइंड में बॉल लॉक करके जाता हूँ। तो उस बॉल में क्या हुआ, जब नो बॉल हुई ना, एज यू सेड कि वो गिल्टी फील वाला था ना, सो उस वजह से ना मैं गया, मैंने टर्न किया और बॉल डाल दी और मैंने अपनी एग्जीक्यूशन मिस की। टाइम जो आप यूजुअली लेते हो। हाँ, तो वो एनीवे सुपर ओवर चल रहा था, कोई टाइम का सीन था नहीं उसमें, तो मैं आराम से पूरा टाइम ले सकता था उस बॉल पे, ठीक है। लेकिन मैंने लिया नहीं, घूम के बॉल डाल दी। और फिर उस मैच के बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की एज अ बॉलर, जब नो बॉल हो जाती है स्पेशली डेथ में, है ना, जब नो बॉल हो जाती है तो बॉलर क्या करते हैं, एज यू सेड कि गिल्टी फील करते हैं कि यार कुछ क्राइम कमिट किया है। क्योंकि इतने सालों से ना क्या हो रहा है कि अगर आपने नो बॉल डाल दिया ना, सो लोग आपकी तरफ ऐसे देखते हैं कि आपने एक्चुअल में क्राइम कमिट किया है, ठीक है, मर्डर है, क्या कर दिया भाई। तो उसमें क्या होता है, बॉलर ना गिल्ट फील करता है और एट द सेम टाइम मेंटली ना कंप्लीटली जो बॉल डालना चाहता है उसके पीछे 100% नहीं होता। सो मेरा पॉइंट ये है कि एनी वेज फ्री हिट है, जैसे फ्री हिट है ना, जब कोई बंदा फ्री हिट को बॉल डाल रहा है, फ्री हिट पे बॉल डाल रहा है ना, और जो नॉर्मली बॉल डाल रहा है जब फ्री हिट नहीं है, दोनों में बॉडी लैंग्वेज हमेशा फ़र्क रहता है। सो मेरा पॉइंट ये है कि जब आप डेथ में बॉलिंग कर ही रहे हो, एनी वेज फ्री हिट है, बैट्समैन ने हर बॉल ही घुमानी है, तो वो मैटर ही नहीं करता कि अगर वो फ्री हिट है कि नहीं है। अगर आपने उस बॉल को फ्री हिट है, एग्जाम्पल वाइज अगर आपने उस बॉल को अच्छा डाला, एनी वेज वो एक बॉल एक रन ही आएगा, रैदर देन माइंड में लेके
बॉल डालना कि यार मैंने कुछ क्राइम कर दी और मैंने कुछ क्राइम कमिट कर दिया है, एंड वो नेगेटिविटी आती है माइंड में। मैं जितने बॉलर है ना वो इस चीज़ को रिलेट करेंगे, शायद कई लोग जो बैट्समैन है वो शायद ना कर पाएँ, पर बॉलरों को होता है माइंड में ना नेगेटिविटी आती है कि यार फ्री हिट है, मैंने नो बॉल डाल दिया, बट एनीवेज फ्री हिट है लास्ट के डेथ ओवर्स में, जब बैट्समैन हर बॉल ही घुमा रहा है। सो उसको ऐसे ही लेके चलो कि अगेन अनदर बॉल जिसको मैं डालने जा रहा हूँ, और अगर मैंने 1 रन का बॉल डाला, अच्छा एग्जीक्यूट किया, तो वो ये बॉल भी तो काउंट होता है, वो एक बॉल 1 ही रन आता है। इट जस्ट आपका जो नो बॉल हुआ था वो 1 रन एक्स्ट्रा हो गया। बट आई फील ऐसा उस मैच के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि गिल्ट फील करने वाली जैसी कोई चीज़ है नहीं। जस्ट बिकॉज मैं उस माइंडसेट में था, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सका और मेरी बॉडी भी हरी में थी, क्योंकि ऐसा होता है ना जब आपको लगता है आपने कुछ गलत किया है तो आप जल्दी करने की कोशिश करते हो। वो मेरे साथ हुई, तो मैंने उसके बाद ये चीज़ जाके अपने रूम में लिखी कि नहीं यार, जब मैं इस नेक्स्ट टाइम जब इस सिचुएशन में हूँ, जब मैंने नो बॉल डाल दिया तो इट विल बी लाइक अनदर बॉल जो एनीवेज बैट्समैन मारने की T20 में मारने की ही कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एवरी बॉल इज़ फ्री हिट फॉर बैट्समैन, वहाँ पे अगर वो आउट भी हो रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उनके माइंड में भी रहता है कि यार आउट हो जाए तो शायद ये शॉट ना खेलें, वो छक्का मारने की देख रहे हैं, चाहे लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, डीप मिड विकेट है उसके ऊपर से, तो उसको वैसे ही लेके चलना चाहिए। बड़े लिखने की बात जो कि आप यूजुअली भी करते हो ऐसे मैनिफेस्टेशन ये सब में बिलीव करते हो? हाँ, जो चीज़ मुझे अच्छा पॉइंट लगता है कि वो मुझे अडेप्ट करना चाहिए तो वो मैं जाके लिख लेता हूँ, और ये बहुत अच्छी आई फील हैबिट है। अगर आप लिख लेते हो ना तो वो चीज़ ना आपके माइंड में पक्की हो जाती है कि हाँ यार ये चीज़ मुझे करनी है। सो मुझे बहुत हेल्प करती है। ऐसी और कौन सी हैबिट्स हैं जो आपको लगता है यंग क्रिकेटर्स को उतना बताया नहीं जाता है? जैसे मुझे लगता है अगर वो अकेडमी भी जा रहे हैं तो फिजिकल स्ट्रेंथ पे बता देंगे या क्रिकेटिंग स्किल्स पे बता देंगे, बट दीज आर बियॉन्ड जो आप ये फॉलो करो, ये सब उससे आगे की चीज़ें हैं। एंड मुझे अभी भी लगता है कि उतना प्रैक्टिस होती है। हाँ, एक तो विजुअलाइजेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने रूम में जाते हो, बैठते हो या सोते टाइम, है ना, स्पेशली सोने से पहले जो 5-7 मिनट रहते हैं ना, उसमें जितना पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर सकते हैं वो बहुत ही हेल्प करता है। सपोज़ जैसे मुझे मैच खेलने जाना है IPL का, तो कोई भी XYZ बैट्समैन है, तो मैं हमेशा ये पॉजिटिव ही सोचता हूँ कि मैं कल जाऊँगा, इसको आउट करूँगा, मैं डॉट बॉल्स करूँगा, मैं नेगेटिव साइड नहीं सोचता हूँ। और ये चीज़ पता क्या होता है, जो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं ना वो 5-7 मिनट तक रहते हैं, एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा भी सोच रहे हो देन क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसे होता है, जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। पहले क्या मैं सोच रहा हूँ कि हाँ यार मैं जाऊँगा, मैं इन स्विंग डालूंगा, अच्छा फिनिश स्टंप पे करूँगा, LBW बोल्ड मिल रहा है या फ्लिक खेल रहा है बंदा, मिड विकेट पे कैच आउट हो रहा है या डॉट बॉल्स हो रही हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जैसे ही मैं 5-7-10 मिनट के ऊपर जाता हूँ तो ऐसे लगता है यार बंदा फ्लिक मारे छक्का ही ना हो जाए, ठीक है, मैं बॉल डालने जा रहा हूँ, स्विंग ना हुई, बाहर मिले, कट पे चौका ना पड़ जाए। जब यहाँ पहुँच गए ना तो सोचना बंद कर देना, एंड देन फिर आपको कुछ भी अच्छा लगे, अगर नींद आ गई तो बेस्ट है, ये पॉजिटिव सोचते तो उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। अगर नहीं है देन डिस्ट्रैक्ट कर देना अपने माइंड को, वॉच एनीथिंग, कुछ रीड करना है तो वो कर लो, किससे बात करनी है वो कर लो। सो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप विजुलाइज कर सकते हो, पॉजिटिव विजुलाइज। जब क्योंकि जो आप सोच रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, वो बहुत चांसेस हैं कि वैसी ही चीज़ें होती हैं पॉजिटिवली, है ना। और अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है, कुछ नेगेटिविटी है, उससे कैसे डील करें? जैसे मैं तो कई बार ये भी पढ़ता हूँ कि उसमें आता है कि उसका भी आप जर्नल मेंटेन करो, जो गलत थॉट्स आ रही हैं लिख के निकाल दो, उनसे आप कैसे डील करते हो? यार मैं ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव सोचो, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, नेगेटिव भी ज़्यादा है ना, नेगेटिव्स भी आते हैं, है ना, और जितना आप उनके साथ फाइट करने की कोशिश करते हो ना वो और ज़्यादा आते हैं। सो जो नेगेटिव, लाइक हमारा जो ब्रेन है उसमें पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। थॉट्स और थिंकिंग में फ़र्क है। जब आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको थिंक नहीं करना, मतलब ये का थोड़ा डीप हो जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि थॉट्स आने बुरी बात नहीं है, उन पे थिंक करना बुरी बात है। थिंकिंग और थॉट्स में फ़र्क है। सो जो आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको छोड़ दो, उस पर ज़्यादा सोचना नहीं है। स्लोली क्या है वो निकल जाएंगे, वो इमोशंस निकल जाते हैं, एंड देन क्या होता है ऑटोमेटिकली, अगर आप इन जनरल देखिए तो हम हैप्पी क्रिएचर हैं। सो इन जनरल स्लोली क्या होता है, आपके पॉजिटिव थॉट्स टेक ओवर कर लेते हैं। जब आप वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उन पे थिंक करना शुरू कर देते हो, आप उनको सोचना शुरू कर देते हो, तब प्रॉब्लम है। तब क्या, उसको फिर ओवर थिंकिंग बोलते हैं। तब हम ओवर चले जाते हैं और जो सिचुएशंस हुई भी नहीं है, जो होने भी नहीं वाली हैं, उसको भी हम सोच जाते हैं, एंड अब जो अपना बॉडी है या ब्रेन है उसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं।
पर भाई जैसे क्रिकेट में सब बताते हैं अच्छे मोमेंट्स को सब सेलिब्रेट करते हैं, सबको पता है अच्छे मोमेंट्स कैसे सेलिब्रेट करना है, बट एज संदीप शर्मा जैसे नो बॉल डल गई, उसके बाद अगले सीजन फिर से अच्छी कमबैक करी, बट वो जो रात है एक, वो जब आप जाते हो ड्रेसिंग रूम में जाते हो, संगाकारा सर स्पीच भी देते हैं, हाउ डू मतलब यंगस्टर्स को अगर टिप देनी होगी कि उस दिन से उस रात से कैसे निकले? आप वेंट करते हो कैप्टन से कि सुन हो गया, कोच से वेंट करते हो, क्या बात होती है? नहीं ऑब्वियसली जो यंग क्रिकेटर है और जो एक्सपीरियंस क्रिकेटर है उसमें ये फ़र्क रहेगा, क्योंकि जो यंग क्रिकेटर है अगर वो सिचुएशन से जाएगा तो ऑब्वियसली उसके लिए वो टफ रहेगा। और आपने कैसे डील रात किया? मेरे साथ क्या था यार, इट वाज अनदर गेम। ये अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, जो जनरल क्राउड है, जो नॉर्मल क्राउड है ना, वो ये चीज़ें सोच रहा है, ठीक है, बट एज अ क्रिकेटर, एज अ बॉलर, मैं जो उस सिचुएशन में बार बार जा रहा हूँ, वो सिचुएशन ही ऐसी है। एक बार क्या होगा कि आप जिता के दोगे, एक बार क्या है आप हार भी सकते हो। ये दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी तो है नहीं ना कि आप हर टाइम हारोगे ही या हर टाइम जीतोगे ही, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जब ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको एक्सेप्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर मैं उस सिचुएशन में जा रहा हूँ तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं वो इंपॉर्टेंट ओवर डाल रहा हूँ तो मैं मैच हरवा भी सकता हूँ, जिता भी सकता हूँ, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अगर उस सिचुएशन में कोई जा रहा है, पॉजिटिव रहना। उस सिचुएशन में जाने से डरना नहीं है। ये नहीं सोचना कि यार हार गए तो क्या होगा। और अगर आप डर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप हारोगे, बिकॉज देन आपका बॉडी माइंड वैसे वर्क कर रहा है, बिकॉज आप उस सिचुएशन में जाने के लिए रेडी ही नहीं हो मेंटली। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि यार मैं जाऊंगा, आप डरते नहीं हो उस सिचुएशन में जाने के लिए, और आप एंजॉय करते हो प्रेशर टाइम जहाँ पे आप सब लोग देख रहे हैं। आपने बोला कि यार अब तो लास्ट बॉल देख के जाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग देख रहे होंगे यार लास्ट बॉल छक्का चाहिए। हम सब भी देखते हैं ना, अगर लास्ट बॉल छक्का चाहिए, मैं एज अ क्रिकेटर भी अगर लास्ट बॉल छक्का चाहिए तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि यार क्या होगा, देखते हैं ना। तो बहुत सारे लोग वो चीज़ देख रहे हैं, एंड उस सिचुएशन में मुझे भी पता है कि हम मैच हार सकते हैं, जीत सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं उस सिचुएशन में जाने से डरूंगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वो छक्का खा के ही आऊँगा। तो उस सिचुएशन में जाने से डरना नहीं है। जिसका पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के लिए। इसीलिए एमएसडी मोस्ट ऑफ द टाइम उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं, बिकॉज उनको अपने आप पे इतना ट्रस्ट है, वो पॉजिटिव रहते हैं। उस सिचुएशन में जाना उनको अच्छा लगता है, मज़ा आता है वो प्रेशर में, जहाँ पे मैच उधर हो सकता है, इधर हो सकता है, और वहाँ पे ही बंदे का कैरेक्टर पता चलता है, राइट। अगर कोई बंदा वहाँ पे जाना ही नहीं चाहता, मीन्स यू आर अ वीक कैरेक्टर। अगर वहाँ पे कोई जाना चाहता है एंड फेल भी हो रहा है, वो बंदा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। आज फेल हुआ, कल फेल हुआ, अगर वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एंड उस सिचुएशन को एंजॉय करता है, वो इवेंचुअली अच्छा करना शुरू कर देगा। और जितने भी ये जो एक्सपीरियंस कोचेज़ हैं, है ना, ये चीज़ इनको पता है, इनको पता चल जाता है। और स्पेशली कैप्टन्स हैं, जो एक्सपीरियंस कैप्टन है, अच्छे कैप्टन है, इनको आइडिया आ जाता है कि कौन सा बॉलर है यार वहाँ जाने से घबराता नहीं है, ये आज खाएगा कल खाएगा, इवेंचुअली अच्छा करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें बड़ा दिल है। और ये वाला जो क्राइटेरिया है ना बॉलर्स में, बहुत कम लोग हैं जो आइडेंटिफाई कर पाते, क्योंकि मुझे ऐसे फील होता है कि एज अ बॉलर, ये अगर आप डेथ में बॉलिंग कर रहे हो या पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हो, वो टफ सिचुएशन में बॉलिंग कर रहे हो ना, ये वाला क्राइटेरिया पहले फिल करना ज़रूरी है। बड़ा दिल होना और सिचुएशन में घबराना नहीं। कई बार क्या होता है, पहले 2 बॉलें 2 छक्के भी पड़ जाते हैं यार, फिर भी 4 बॉलें तो है ना। अगर आप डर गए, घबरा गए, या फिर प्रेशर इतना हावी हो गया माइंड पे कि माइंड ही ब्लैंक हो गया, देन फिर तो वो 4 बॉलें भी बैट्समैन की हैं। वहाँ से कमबैक कैसे करना है, वही बंदा करेगा जो पॉजिटिव है उस सिचुएशन में कि हाँ यार 2 बॉलें निकल गई, अभी मेरे पास 4 बॉलें हैं टू मेक डिफरेंस। वो 2 बॉलें 2 छक्के के बाद मैं 15-16 रन का भी और डाल सकता हूँ, 25-30 रन का भी और डाल सकता हूँ। हो सकता है 25-30 रन का भी पड़ जाए, बट पीछे थॉट प्रोसेस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अगर थॉट प्रोसेस अच्छा है तो बहुत सारा टाइम ऐसा रहेगा कि आप सेव कर लोगे, लेकिन अगर नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो 25-28 रन का ओवर फिर जाता है। ये जो अभी हम बातें कर रहे हैं, जहाँ पे थी मेंटल स्ट्रेंथ की बात, और आपकी एक इंटेलेक्चुअल साइड हमें देखने को मिल रही है जो फील्ड पे नहीं दिखती है, जो ब्रॉडकास्टर भी इंटरव्यू करता है, सॉरी टू से इस सब पे बातें नहीं होती हैं, मतलब हमें पता ही नहीं चलती है प्लेयर की ये वाली साइड की। तो आप इस पे और कौन से प्लेयर्स हैं जिनके साथ बॉन्ड करते हो? एक तो संजू है हमारी टीम में ऑब्वियसली। जैसे आपने बोला कि वो ऑब्वियसली फेस एक्सप्रेशन से कुछ भी नहीं देता है। हाँ। तो मैंने उसको पूछा था एक मैच पर, जब तू मुझे बॉल देने आता है तो तुझे क्या लगता है, कह रहा भाई तू कुछ भी नहीं देता फेस से। तो मैं तो खुद ही अपना सोच रहा होता हूँ, है ना। और जब हम लोग मैच में भी खेल रहे होते हैं, मैं जनरली विकेट भी सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, बिकॉज आई थिंक कि यार हमें लिया ही उस वजह से। ठीक है, अगर फ्रेंचाइज ने पिक किया एंड वो हमें पे कर रहे हैं, तो
जॉब है वो उसी चीज के लिए है। हाँ, Suppose मतलब आपको कोई ऑफिस से घर आके यस नहीं करता, या फिर अपने बॉस को थोड़ी बोल देता यस वर्क डन यस। हाँ, तो इट्स लाइक अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड है राइट, ये हमारा जॉब है। जैसे आप अगर किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हो, इट्स लाइक कि आपको रखा ही उस वजह से, आपको पिक उस वजह से किया जा रहा है कि आप ये जॉब करके दोगे। बट हम फॉर्चुनेट इनफ हैं क्रिकेटर्स के जो कंट्री के लोग हैं वो इतना प्यार करते हैं स्पोर्ट को, अगर आप अच्छा करते हो इतना ज़्यादा आपको क्रेडिट मिलता है, इतना ज़्यादा आपको प्यार मिलता है, एंड ऑब्वियसली गाली भी मिलती है अगर बुरा करते हो तो। ये दोनों साइड है, ठीक है। जब लोग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो अच्छा करने पे प्यार भी बहुत करते हैं, जैसे क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर आपने बुरा किया तो गाली भी मिलता है। तो वो दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना चाहिए। आप मीम कल्चर से हो? हाँ, इंटेंस बातें हो गई काफी। मीम्स देखते हो? मीम्स, हाँ मैं एक्चुअली मैच के बाद बहुत देखता हूँ जब हम प्लेयर्स पे बनते हैं ना। तो वो जो आपको, लेकिन ये भी क्या मीम कल्चर में सबसे फेमस है संदीप शर्मा, द मोस्ट अंडररेटेड बॉलर। हाँ, मैंने वीडियो भी बनाई थी इस साल हमने वीडियो बनाई थी, आपका पंजाबी खुला था। आपको पता है आप सबसे अंडररेटेड बॉलर हो? एक्चुअली मैंने ये सबसे पहले पता है कहाँ पे देखा था, मयंक अग्रवाल ने बोला था ये कहीं पे किसी इंटरव्यू में, उसका इंटरव्यू हुआ था। तो मयंक अग्रवाल ने, उसको किसी ने पूछा था कि आपको आईपीएल का सबसे अंडररेटेड बॉलर कौन लगता है, तो उसने बोला संदीप शर्मा। अच्छा, तब ये मीम ना मुझे फॉरवर्ड, क्योंकि लोगों ने टैग करना शुरू किया ना, तब मुझे पता है अच्छा लोग ये भी बात कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। सो एंड यार अंडररेटेड में पता है क्या है मुझे जो फील होता है ओवर द ईयर्स, जो अंडररेटेड वाली बात है उसमें एक चीज़ है कि जैसे मैं हूँ, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। सो क्या होता है जो ओवर रेटेड नहीं, हाई रेटेड जो बॉलर है, सॉरी ओवर रेटेड नहीं, हाई रेटेड जो बॉलर है, तो क्या होता है कि वो एक्साइटमेंट रहती है। जो बंदा 140 145 डाल रहा है, मिचेल स्टार्क एक लॉट ऑफ देम, मयंक यादव भी आया लड़का, एक्साइटिंग टैलेंट है ना। पिछले 3 साल से आई वाज लाइक कि यार ये लड़का इंडिया के लिए खेलना चाहिए, बिकॉज बहुत ही क्विक, फास्ट, एंड एट द सेम टाइम उसका क्या है कि अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करता है। फास्ट के साथ ऐसे होता है ना कि बंदे वेवर्ड लेंथ है, उसके साथ ऐसा नहीं है। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एंड श्योर कि ये बंदा आने वाले टाइम में इंडिया खेल जाएगा। बट मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा पेस से डालता है ना, तो वो एक्साइटमेंट रहता है। बिकॉज फिर क्या बंदे देखते हैं यार इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ना ये बंदा डोमिनेट करेगा जाके, ठीक है। वो ओवरऑल क्रिकेट का कल्चर रहा है ओवर द ईयर्स, ये अभी से नहीं है, ओवर द ईयर्स कल्चर है। अभी भी अगर आप पुराने टाइम की बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज़ की लोग बात करते हैं, और किसी टीम की इतनी बात क्यों, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलर्स बहुत ही तेज थे, है ना, लोग डरते थे खेलने के लिए। एंड मेरे साथ उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है, ठीक है, कि हाँ हाइट ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बैट्समैन डर रहा है, बट एट द सेम टाइम मैंने अपने लिमिटेशन के साथ परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं है, इस वजह से यू कैन से कि हाँ वो अंडररेटेड कैटेगरी में फॉल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंसेस वगैरह देखोगे सो मे बी इक्वली या बेटर ही रहेंगे, बेटर ही है। वही तो अंडररेटेड का टैग ही तो मिलता है कि परफॉर्मेंस ये और एटीट्यूड। अंडररेटेड टैटू नहीं है, पॉजिटिव टैग। हाँ मतलब इट्स अ वेरी पॉजिटिव टैग की पॉजिटिव, हाँ आप बोल सकते हो। टैटू क्यों नहीं है आपके? मैंने एक्चुअली बनाने की सोची थी जब मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीते और उसके बाद मैं आईपीएल खेला, तो नहीं 2014 का आईपीएल जब मेरा बहुत अच्छा गया ना, तो पैसे वैसे मिले बड़े अच्छे, है ना, तो घर वगैरह ले लिया। तो फिर मैंने सोचा कि ना टैटू बनवाऊँ सेल्फ मेड, ठीक है, यहाँ पे सेल्फ मेड वगैरह। फिर मैं घर गया, फिर मैंने सोचा यार ये तो मुझे पता ही है, किसी को क्यों बताना है। और मैंने लिखाना भी ऐसे था कि बहुत छोटा, मुझे पता है विदिन माई सेल्फ, तो लिखाना क्यों है, किसी को बताना क्यों है ना। सो ये मेरा तभी मुझे ऐसे माइंड में आया और मैंने उसको कैंसिल किया टैटू को बनवाना। एंड मुझे भी ऐसे लगता है कि अच्छा हुआ मैंने नहीं बनवाया वो, बिकॉज मैंने सुना है जितने लोगों ने भी बनवाया ना, बोलते फिर एक पे रुका नहीं जाता। हाँ, जितने भी लोगों ने बनवाया, विराट कोहली का यहाँ से शुरू होके कहाँ तक जा रहा है, बहुत सारे सभी बनवाते हैं टैटू। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो एक बनवा लेते हैं ना, फिर 4-5 तो कहीं नहीं गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने बनवाया नहीं, अच्छी बात है, बिकॉज फिर मेरे पे बॉडी पे भी 4-5 होते हैं। आज अगर मैं देखता हूँ तो मैं देखता नहीं हूँ मेरी बॉडी पे 4-5 टैटू होते हैं यार। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जो लोग बनवा रहे हैं वो खराब है, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी या इंडिविजुअल लोगों पे उन पे डिपेंड करता है। आपको पसंद है अंडररेटेड का टैग? हाँ, आपको पसंद है अंडररेटेड का टैग? नहीं यार, कोई भी बंदा अंडररेटेड ऐसे वो नहीं रहना चाहता ऑब्वियसली। नहीं अच्छी बात है भाई, अंडररेटेड इज लाइक ऑफ कोर्स हमारे वो भी है कि कम गालियां। अरे नहीं भाई मेरी बात सुनो, शोषा नहीं है ना ज्यादा, और परफॉर्मेंस है। गाली सोशल मीडिया पे यहाँ पे नहीं मिलती। ऑब्वियसली मैं वैसा कैरेक्टर भी नहीं हूँ, है ना, कि सोशल मीडिया एंड ऑल पे ज़्यादा गाली खाने वाला, क्योंकि
मैं जनरली वैसी एज यू सेड की चीज़ें करता नहीं हूँ, बट गालियाँ ग्राउंड पे मिलती हैं भाई, क्योंकि लोग आते हैं, आप अगर उनके फेवरेट बैट्समैन को अगर आउट कर दो और फिर बाउंड्री पे जाओ, फिर बहुत गालियाँ मिलती हैं। ये तो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है मेरे साथ ही है, सबके साथ होता है, जितने बॉलर्स हैं उनके साथ होता ही है, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या आते हैं यार, और कितने सारे फेवरेट बैट्समैन है ना लोगों के। बट मैंने 2 क्राउड देखे हैं जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल क्राउड है, बैंगलोर और चेन्नई। इवन दो अगर आप उनके अगेंस्ट भी अच्छा करो और वो लोग मैच हारे भी, बिकॉज बैंगलोर में मैंने ओवर द ईयर्स बहुत अच्छा किया एंड पीपल यूज टू स्टैंड एंड क्लैप फॉर मी, सो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वहाँ पे गाली नहीं देते थे। एंड सेम चेन्नई में भी लोग अगर आपने अच्छा किया ना, विल क्लैप फॉर यू। हाँ, चेन्नई तो एग्री, चेन्नई एग्री। बैंगलोर में आप कभी स्टैंड्स में बैठना, कभी आरसीबी और आरआर का मैच हो रहा है और आरआर की जर्सी पहन के आप ऐसे बैठना जरा। वो तो उनका यार लॉयल क्राउड है यार, वो ठीक है, प्लेयर्स को नहीं बोलते। हाँ, प्लेयर्स को नहीं बोलते। आपने काम भी ऐसा कर दिया ना, फिर हम लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन कि एक मैच में तो आपने तीनों को आउट कर दिया, गेल, डिविलियर्स एंड कोहली, तो फिर तो उनपे ऑप्शन ही नहीं आपके रिस्पेक्ट करने के अलावा। मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं, अगर और बड़े सारे ग्राउंड है, वोंट टेक नेम, बट वहाँ पे अगर आप ऐसे करो ना तो क्राउड गाली देता है। बट मैं फिर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों का विकेट लेने के बावजूद भी यहाँ अलग अलग मैच में एक एक को भी आउट, क्योंकि बैंगलोर का क्राउड नहीं यार, आप अगर आईपीएल में देखो ना, केएल, एबीडी एंड ऑब्वियसली विराट, तो किसी भी ग्राउंड में चले जाएं यार, ये बहुत ही लव्ड क्रिकेटर्स है ना, उनका जो एटीट्यूड रहा है ओवरऑल, जैसे उन्होंने खुद को कैरी किया है थ्रू आउट, लोग आते हैं उन्हें देखने स्टेडियम, लोग उनको ही देखने आते हैं। तो उनको अगर बैंगलोर में अगर आउट कर रहे हो, स्टिल लोग जो हैं वो क्लैप कर रहे हैं, या लोग आपको रेस्पेक्ट दे रहे हैं या अच्छी बातें बोल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, जो कि हर ग्राउंड में नहीं होता है। ये फैक्ट है, हर ग्राउंड में नहीं होता है। पर विच विल मेरे को उस पर भी आना है कि विराट कोहली को आपने बड़ी बार आउट किया है। नहीं भाई, आंकड़े हैं हमारे 7 बार, और पाजी ने यही बोलना है कि मैं रहा हूँ बहुत लकी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये लक आए, इसके लिए कौन सी पूजा करनी चाहिए यार? मैच से पहले क्या है? इट्स नॉट जस्ट कोहली, मतलब आपने रोहित को 5 बार, सूर्या को 4 बार, गेल को 4 बार, तो सारे बड़े बैटर्स को आपने लकी तो नहीं, पाजी सिर्फ लकी तो नहीं, यू कैन बी लकी वंस बट नॉट 20 टाइम्स। मैंने जैसे पहले बोला था कि हाँ, आप जितने भी ग्रेट बैट्समैन हैं, ऑब्वियसली सारी है ना ग्रेट्स रहे हैं, सो इसमें मुझे ऐसे फील होता है कि जितने वो अच्छी बॉलों को, जैसे मैंने पहले ही बोला, मेरा माइंडसेट ये रहता है कि अच्छी बॉलों को अगर रन बना रहे हैं तो फाइन। तो मेरा यही मेन माइंडसेट रहता है कि जब मैं बॉलिंग करने जा रहा हूँ इनको, तो जो मेरी बेस्ट बॉल्स हैं उन पे रन बनाए तो आई टेक इट एंड गो होम नाइसली। जैसे आपने बोला, ख़राब परफॉर्मेंस के बाद भी मैं आराम से स्लीप बैठूंगा मैं आराम से। और वो आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि हाँ वो रात को आपने कैसे वो किया था, उस पर हम लोग बात नहीं कर सके थे। उस पर मैं तो भाई आराम से गया था और मैंने जाके पार्टी की थी। पार्टी इन द सेंस टीम रूम में बैठे हुए, हाँ टीम रूम में बैठे हुए थे, पूल वगैरह खेले हम लोग, वो सब किया था। और रात के मतलब 2-3 बजे तक थे। तो मेरा जब मैंने कोई भी खराब परफॉर्मेंस करता हूँ ना 2014 के बाद, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं जाके टाइम स्पेंड करता हूँ, अच्छा एंजॉय करके आता हूँ मैं। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप रूम में बैठ गए फिर तो एज ए सेड के थॉट्स आते हैं एंड देन थिंकिंग शुरू हो जाती है। एंड देन क्या होता है, आईपीएल ऐसा टूर्नामेंट है, बैक टू बैक मैचेस होते हैं। एंड फिर क्या होता है, अगर आप उस प्रोसेस में चले गए देन आपके बैक टू बैक मैचेस ख़राब होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। जो मैंने 2014 में ये चीज़ सीखी। 2014 में भी क्या हुआ था, मुझे पहली बार 65 रन पड़े, जो मेरे हाईएस्ट रन थे आईपीएल में, एसआरएच के साथ खेल रहे किंग्स में। तो उसमें ऐसा था, मैं रूम में ही बैठा था एंड मैं अगले 2-3 दिन उससे बाहर ही निकल पाया। वही यंगस्टर थे ना तब। हाँ वही बोल रहा हूँ। सो मैंने वही आपको बोला कि जो यंग लड़का है ना उसके लिए बहुत टफ रहेगा। बट जितनी जल्दी आप ये चीज़ें रियलाइज़ कर जाओ ना, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ इन सिचुएशंस में और मेरे लिए बेटर क्या है, वो हेल्प करती है। तो जैसे मुझे हेल्प करती है, अगर मैंने ख़राब परफॉर्मेंस किया तो मैं रूम में नहीं बैठता, मैं बाहर निकल जाता हूँ। जैसे दोस्तों के साथ बैठ गए, एक्टिविटीज़ कर ली कुछ, तो वो मुझे हेल्प करता है कि मैं वो चीज़ सोच ही नहीं रहा हूँ। और जब आप एक बार सो जाते हो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठे, जब आपने ज़्यादा नहीं सोचा, वो निकल जाती है माइंड से। तो बंदा नेक्स्ट जो आपका गेम रहता है उस पर फोकस करना शुरू कर देता है बंदा। आप पूल तो बहुत अच्छा खेलते हो ना? पूल में ठीक खेलता हूँ यार, बहुत अच्छा नहीं, टीटी में अच्छा खेलता हूँ। लेकिन पूल टीम में आरआर में सबसे खराब कौन खेलता है, जिसको लगता है मैं तो खेल, क्योंकि हमारे यहाँ ये स्टिक सबको पकड़नी है, मैं भी जाके पकड़ लेता हूँ। कुलदीप सेन कुलदीप सेन बहुत खराब खेलता है। संगाकारा सर अच्छी खेलते हैं, वो तो बहुत अच्छा खेलता है, प्रो खेलता है वो भी लेफ्ट से। अब ये मुझे ध्यान नहीं, नहीं राइट से खेलते हैं, अच्छा वो राइट से खेलते हैं। संगा सर बहुत अच्छा खेलते हैं। और कौन बुरा खेलता है? ओवेट मुकोय अच्छी खेलता था, वो अच्छी खेलता था। चहल बहुत अच्छी खेलता।
चहल भी बहुत अच्छा, यूजी भाई बहुत अच्छा खेलते हैं। चहल से तो कुछ भी करवा लो, सब अच्छा कर लेते हैं। चेस सारे इंडोर स्पोर्ट्स में खेल के। बहुत पर जैसे आप ये बोल रहे थे कि जो बड़े बैटर्स हैं इनकी विकेट आप लेते हो अपनी बेस्ट बॉल डाल के, या इनके अगेंस्ट आप सक्सेसफुल रहे हो अपनी बेस्ट बॉल डाल के, बट व्हाट इज अ फास्ट बॉलर्स गुड बॉल टू बैटर्स लाइक गेल, सूर्या, एबीडी, जिनकी रेंज ऑफ स्ट्रोक्स ही इतनी ज़्यादा है? सो विद गेल क्या हुआ कि वो ना जो बॉल इन स्विंगर्स थे जितने ओवर द ईयर्स, तो उन्होंने उसको तंगी किया है। जैसे भुवी ने भी किया है। पीके थे या फिर भुवी भाई थे या मैं था, तो हमारा जो नेचुरल स्ट्रेंथ ही था ना वो उसका आई वुड से वीकनेस तो नहीं बोलूँगा, जहाँ पे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था। ठीक है, सो हमारा न्यू बॉल बेसिकली अच्छा स्विंग होता था बाहर की तरफ बैट्समैन को, है ना, राइट आई टू लेफ्ट आई, है ना, सो वो राइट आई टू लेफ्ट आई, सो वो उसका ना थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता था वो। सो वो मेरा नेचुरल स्किल था, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। फिर एट द सेम टाइम यार, अगर आप लास्ट ईयर हम लोग SRH के साथ खेल रहे थे, तो ये चलो मेरे माइंड में बहुत टाइम से है ये चीज़, लेकिन लास्ट ईयर मुझे और पक्का हुआ है इस चीज़ को। हम लोग लास्ट ईयर SRH के साथ खेल रहे थे, तो SRH के जो ओपनर थे बहुत ही डोमिनेट कर रहे थे लास्ट ईयर, हैदराबाद में खेले हम मैच। हैदराबाद में हम लोग मैच खेले थे, तो और उनके ओपनर्स बहुत ही अभिषेक और ट्रेविस हेड। ठीक है, अभिषेक भी बहुत ही, ट्रेविस हेड तो चलो काफ़ी 42 सिक्सेस है अभिषेक के लास्ट टाइम। अभिषेक क्या बैटिंग कर रहा था पिछले साल। तो क्या हुआ, बोल्ट और ऐश अन्ना ने बॉलिंग किया, उनको 3 ओवर डाले थे और वो लोग ने 38-40 बनाया था कुछ। एंड मैं ग्राउंड में खड़े होकर देख रहा हूँ यार ये लोग इनको क्यों नहीं डोमिनेट कर पा रहे हैं, जबकि ये हर बॉलर को डोमिनेट कर रहे हैं। तो उसमें क्या था, बेसिकली स्किल। बोल्ट स्विंग करा रहा था लेंथ बॉल, ठीक है, लेंथ बॉल और स्विंग हो रही थी उसकी बॉल, एंड ऐश अन्ना बॉल स्पिन करा रहे थे। सो दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। सो बेसिकली अगर मैं फिर ये सोचता हूँ और ज़्यादा कि यार अगर मैं बॉल स्विंग करा सकता हूँ अच्छे एरिया से, सो बैट्समैन को मैं रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, तो वो एनीवेज मेरा स्ट्रेंथ है। और ये जो इंसिडेंट होते हैं ना, इनसे और जो आपका बिलीफ रहता है वो पक्का होता जाता है। तो लास्ट ईयर मेरा और बिलीफ पक्का हुआ कि यार अगर ओवर द ईयर्स मुझे इसने सक्सेस दिया, और ये चीज़ आउट ऑफ फैशन अभी भी नहीं हुई है कि अगर आप अच्छी जगह पे बॉल डाल के स्विंग करा सकते हो तो स्टिल बैट्समैन को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो या समटाइम डोमिनेट भी कर सकते हो। सो जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको और शार्पन करते रहो और उसको छोड़ो मत, जस्ट बिकॉज बैट्समैन ऑब्वियसली बहुत सारे बॉलर्स के साथ ही हुआ है, जब वो ट्रेविस हेड या अभिषेक के सामने बॉलिंग कर रहे हैं ना, तो वो माइंड में रहता है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा, और ऊपर से उन्होंने आते ही अगर 1-2 मार दिए चौके, देन सडनली माइंड में आप चीज़ें चेंज करना शुरू कर देते हो एंड अपनी स्ट्रेंथ से दूर चले जाते हो और अच्छी बॉलें डालना बंद कर देते हो। सो वो मेरे साथ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं उस चीज़ को बैक करता हूँ। आपको याद है आप अपने बर्थडे पे 2 मैच खेलो शायद IPL के बर्थडे पे? मैं बताता हूँ, 2013 का एक मैच है, एडम गिलक्रिस्ट ने बॉलिंग करी है उस मैच में, लास्ट मैच है उनका। हाँ, मुंबई इंडियंस के साथ था, पज्जू आउट हो गए थे। ये क्या स्टोरी है? कीपिंग प्रवीण कुमार कर रहे हैं और एडम गिलक्रिस्ट बॉलिंग कर रहे हैं। उनका लास्ट मैच IPL का, तो उन्होंने बोला कि मुझे बॉलिंग डालनी है, एंड हम लोग मैच 1 साइड जीत रहे थे, तो उसने अपना फिनिश किया विकेट लेके करियर क्रिकेट का IPL में। नहीं उसके बाद खेलें क्रिकेट? नहीं, वो आखिरी मैच था IPL का उनका। हाँ, तो जो विकेट लिया भज्जी की, पज्जू भाजी की विकेट ली थी। मुझे याद है मिड विकेट पे शॉट मारा था और गुरकीरत मान ने कैच लिया था। हाँ, और उन्होंने क्या बॉल डाली गिलक्रिस्ट ने? स्पिन हाँ स्पिन ही डाली, आई थिंक ऑफ स्पिन डाली थी। देख ले। और मेरे को एक वो बताना है, सनराइजर्स हैदराबाद में आप बहुत टाइम रहे हो, और वो टीम तो 2018 में ऐसी है आपकी टीम कि बैट्समैन ने कोई काम नहीं करना, 120-130 बनाने हैं, आप लोगों ने आके वो भी डिफेंड कर देना है। क्या बॉलिंग लाइनअप है, और व्हाट वाज दैट टीम? एक्चुअली उसमें आपने मुझे पहले बोला ना कैप्टन IPL में, तो सेकंड बेस्ट कैप्टन मेरा केन विलियमसन है। हाँ, तो वो जब SRH के लिए खेल रहे थे तो उन्होंने बॉलर्स को ना बहुत ही अच्छा यूज़ किया, और जो उनकी स्ट्रेंथ थी और किस फेजेस में कौन अच्छा काम, कौन थे आप? राशिद, भुवी? हाँ, राशिद वाज नॉट राशिद, तब राशिद बन रहा था। नहीं, वो बन गए थे 18-19 में हो गया था। राशिद, भुवी भाई, सिड था, सिड बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था उस टाइम पे, फिर नाबी एंड नदीम, वो बहुत क्वालिटी, शाकिब अल हसन, शाहबाज नदीम, शाकिब अल हसन। तो हमारे पास ना एक्सपीरियंस बहुत था, और एक होता है एक्सपीरियंस और स्किल। वो 3-4 साल ना, स्पेशली 3 साल सब बहुत अच्छे फॉर्म में भी थे, सब लोग बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर रहे थे। एक होता है स्किल भी है, एक्सपीरियंस भी है, बट फॉर्म नहीं होती समटाइम साथ में, लेकिन फॉर्म भी बहुत अच्छी थी।
और एज ए सेड कि उसका एक और बहुत बड़ा रीज़न था कि केन विलियमसन किस फेजेस में कौन सा बॉलर मुझे बहुत अच्छा काम करके देगा, वो उस चीज़ में बहुत ही अच्छा था। तो तब बैटर्स कैसे फील करते थे कि भाई कितने भी करें ये बचा ही लेंगे? 840 यार ले बचा संदीप। सो उसमें क्या है कि यार जब आप एज एक टीम गेम खेल रहे हो है ना, तो उसमें क्या रहता है कि हमने 1 रन कम खाने हैं, तो अगर हम लोग 10 रन कम खा रहे हैं मतलब हमारे बैटर 10 रन ज़्यादा ही बना के दे रहे हैं, तो एक वे वो है, एक है क्रिप करने वाला रन ही नहीं बन रहे। सो बेटर वे ये है कि यार बैट्समैन हमें 10 रन ज़्यादा ही बना के दे रहे हैं, वो पॉजिटिव है, टीम एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहता है रादर देन नेगेटिव बात करना यार 140 रन डिफेंड कर रहे हैं, रन ही नहीं बना रहे। मैच जीत के भी नेगेटिव एनवायरनमेंट कर देना है फिर तो मतलब हाँ मतलब आप मैच्योर क्रिकेटर्स नहीं हो, राइट। सो हमारा उस टाइम पे वो ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था एंड हम लोग ये बात करते थे कि यार जितने भी बैट्समैन हमें बना के दे रहे हैं वो 10 रन तो ज़्यादा ही बना के दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी टोटल बन रहे थे उसमें से 7, 8, 10 रन 15 रन से मैच जीत रहे थे, विच इज़ पॉजिटिव थिंग। और एक कोई भी जैसे बैटिंग है बॉलिंग है ना, इसमें से एक जो चीज़ रहती है वो हमेशा डोमिनेट करेगी टूर्नामेंट। समटाइम्स क्या होता है टीम में बैटिंग डोमिनेट कर रही होती है, समटाइम्स क्या होता है बॉलिंग डोमिनेट कर रही होती है। सो साथ में लेके चलना ही टीम गेम है कि आप अगर बॉलिंग साइड अच्छा नहीं कर रही बहुत ज़्यादा तो बैटिंग साइड उसको पूरा कर रही है और मैच जिता रही है, अगर बैटिंग साइड अच्छा नहीं कर रही तो बॉलिंग साइड उसको पूरा कर रही है और मैच जिता रही है। सो ये एक टीम गेम है और उसमें आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे रख सकते हो, कैसे पॉजिटिव बातें कर सकते हो, वही टीम आगे चांसेस ज़्यादा रहते हैं बेटर खेलने के। और डेविड वार्नर भी थे उस टीम में। हाँ 19-20 में, 18 में नहीं थे वो, उसके बाद 18 में उनको बैन हो गया था वो सैंड पेपर बैन हो गया था। और 19-20 के बाद वो गए SRH से ब्लॉक। 19-20 के बाद 21 में भी खेले थे हम लोग, 21 के बाद उनका जो एक अगली सेपरेशन हुआ है उसका आपको कुछ आइडिया है या नहीं यार होगा भी थोड़ी बताइए यार, कम ऑन यार। नहीं मुझे Why actually would he idea take नहीं this bullet? क्यों भाई तू क्यों? कभी मुझे इतनी idea अच्छी नहीं है दोस्ती भाई। हो तेरे से। हाँ, तभी बता रहे तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। बट व्हाट इज ही लाइक अ कैरेक्टर? हम ग्राउंड पे तो देखते हैं वेरी फियर्स कॉम्पिटिटर। हाँ वो है, फियर्स कॉम्पिटिटर है एंड एट द सेम टाइम उसका जो वर्क एथिक्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं टुवर्ड्स हिज गेम। जो उसका ओवरऑल गेम है बैटिंग को लेके या उसकी फिटनेस को लेके बहुत ही ज़बरदस्त उसके वर्क एथिक्स हैं। ट्रेनिंग बहुत हार्ड करता है, प्रैक्टिस जो है बहुत हार्ड करता है। सो एज अ क्रिकेटर अगर आप उसको देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा उसके ज़बरदस्त उसके वर्क एथिक्स हैं जो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते एज अ प्लेयर या एज अ सेलेक्टर या कोई भी अगर उसको देख रहा है ना तो वो चीज़ें इग्नोर नहीं की जा सकती। इसी वजह से वो इतने साल उसने डोमिनेट भी किया एंड कंसिस्टेंटली क्रिकेट भी खेला। विद्यानंद साहा के साथ आप ट्रैवल करते हो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा। पंजाब में आप साथ थे, हैदराबाद में साथ आए, 8 साल खेले हम लोग। 8 साल साथ खेले हो। 8 साल साथ में। क्या दोस्ती है विद्यानंद साहा के साथ? दोनों अंडररेटेड। हाँ साहा भाजी भी बहुत अंडररेटेड है ऑब्वियसली, मानना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा एग्रेसिव बंदा है वो विद्यानंद साहा नहीं ऐसे बोल रहा हूँ मैं उनको बोलता था पाजी यार थोड़ा तो एग्रेशन निकालो, आप विकेट कीपर हो, पीछे से कुछ तो बोला करो। पर पाजी यार मैं बता रहा हूँ वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन मैं अपनी लाइफ में मिला हूँ। इतना अच्छा इंसान है पाजी, वो इतना अच्छा इंसान है मैं बता रहा हूँ कि पाजी ना बैट लेके आते हैं, जैसे उनके बैट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, उनके बैट्स फॉरनर्स को भी बहुत पसंद आते हैं। तो जैसे वो 7-8 बैट ले आए अपने टूर्नामेंट से पहले, यार लोग उनके बैट उठा के ले जाते थे बिना उनसे पूछे और फिर वो लोगों से अपने ही बैट मांगते हैं कि यार बैट में मुझे बैटिंग करना है। वो इतना अच्छा इंसान है यार, बाकी कोई होगा ना गालियाँ देगा बट पाजी बहुत ही अच्छे इंसान है। एंड उनका एक चीज़ बहुत अच्छा है कि जैसे मैं जब IPL में आया था 2014 से हमने खेलना स्टार्ट किया था, तो जितने यंग क्रिकेटर थे जैसे मैं था, अक्षर था, तेवतिया था, उनको बहुत ही अच्छे से ना साथ में लेके चलते। बहुत अच्छी हमारी मेंटरिंग की उन्होंने ओवर द ईयर्स। हम लोग उनके रूम में चले जाते थे, जैसे कई लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं उनकी उसमें सेटअप कर दिया था। पाजी भी खेलते हैं बहुत ज़बरदस्त फीफा वगैरह। एंड कई लोग ऑब्वियसली फूड मंगाए खा रहे हैं तो उनके रूम में बैठ जाते थे, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखते थे। तो ओवर द ईयर्स वो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छा, एक आप बोलोगे ना एक ब्रांड टाइप। और वो एक बंदा ऐसा अगर आपकी टीम में है ना तो ऐसा नहीं है कि वो एज अपनी परफॉर्मेंस ही हेल्प कर रहा है टीम को। वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो जो यंगस्टर्स हैं या आसपास अपने क्रिकेटर्स हैं उनको भी अपने जो एक्सपीरियंस है और है उसको शेयर करके हेल्प करेगा। उनको कोई गुस्सा नहीं आता पाजी को? नहीं मैंने आज तक नहीं देखा पाजी को गुस्सा करते हुए। आप उनसे कुछ भी बात कर लो, पाजी का इतना सॉफ्ट मतलब स्पोकन है ना पाजी कि कभी मैंने देखा ही नहीं उनको गुस्सा करते हुए।
संजू को गुस्सा आता है? हाँ ऑब्वियसली यार, मैं संजू भी भैया को भी गुस्से में नहीं देखा, ऐसे गुस्से में नहीं देखा कभी। मे बी वो क्या है कि जब आप ग्राउंड पे हो ना तो बड़ी सारी चीज़ें दिमाग पे चल रही होती हैं, और ऑब्वियसली वो टाइम पे काम कंपोज रहना बहुत ज़रूरी है। बट ऑब्वियसली यार गुस्सा तो हर किसी को आता है, लेकिन नहीं, साहबाजी को नहीं आता। हाँ obviously साहबाजी को नहीं आता गुस्सा, ऑब्वियसली उनको भी आता होगा, आई एम प्रीटी श्योर, बट उनका निकालने का तरीका या जगह कोई और होगी। पावर प्ले में निकालते हैं ना। सो तो हर किसी को आई एम प्रीटी श्योर इमोशंस हैं, ये तो आने ही हैं, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये सीख जाओ कि वो जो आपके ऐसे इमोशंस हैं जो ऐसी जगह पे निकल गए जहाँ पे कोई और बुरा फील करे या आपका भी नुकसान हो सकता है, वो जितनी जल्दी आदमी सीख जाए ना कि जो ऐसे इमोशंस हैं वो कहाँ निकलने चाहिए और कैसे निकलने चाहिए, अगर ये बंदा सीख जाए तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। तो संजू वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है इस चीज़ में। ऑब्वियसली उसको गुस्सा आता है, लेकिन वो कब और कहाँ निकालना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, और वो उसने सीख लिया, इसलिए आप उसको कहीं देखते नहीं हो गुस्सा निकालना। SRH की एक और चीज़ मेरे को पूछनी कि मुझे जो टीम्स लगते हैं जो फैंस जिन्हें बहुत बैक करते हैं, होम क्राउड जो सपोर्ट करता है, ऑफकोर्स CSK की हमने बात की, बैंगलोर की, मुझे लगता है SRH का भी फैन बेस बहुत क्रेजी है। अभी इस साल आपने वो वीडियो देखा था, क्लासन कहीं मॉल में गया था, उसे पूरा लिंच कर दिया फैंस ने, मतलब वो घर ही ले जाते उसे उठा के। तो आप इतने साल उस फ्रेंचाइजी के लिए खेले, आपके पास कोई ऐसी क्रेजी फैन स्टोरीज हों या आपने वो फैंडम फील किया हो? यार पता है कि कोई भी फैन, मतलब जो आपका फैन बेस बनता है ना, वो तभी बनता है जब आप अच्छा कर रहे हो। जब आप अच्छा नहीं करोगे, है ना, तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता यार हारना। अगर आपने कोई टीम पिक की है तो कोई भी नहीं चाहता हारना कि यार मेरी टीम हारे। सो SRH ओवर द ईयर्स जब हम लोग खेले तो 2-3 साल हमने बहुत अच्छा किया, और SRH ने फिर जाके लास्ट साल बहुत अच्छा किया। सो ऑब्वियसली जो फैंस हैं बहुत खुश हैं। एंड जब मैं भी अच्छा कर रहा था ना, तो जब SRH में था और मैं अच्छा कर रहा था, तो ऑब्वियसली जब कहीं बाहर जाते थे लोग मिलते थे। ऐसा नहीं था कि हाँ घर ही ले गए, बट क्लासन की बात अलग है, बट लोग मिलते थे, ऑब्वियसली बहुत वार्म थे, फोटोज वगैरह क्लिक करनी, रेस्पेक्टफुल थे। तो मुझे ओवरऑल हैदराबाद में मेरा बहुत अच्छा टाइम गया। पर एक और मैच है, आपने अपने बर्थडे पे खेला है जिसमें विराट कोहली को पता नहीं क्या हो गया था, 2016 वाला वो स्टिचेस। अच्छा वो मेरे बर्थडे पे था? आपके बर्थडे पे है? अच्छा 100 बनाया था। 100 बनाया 15 ओवर का गेम था शायद, आई थिंक। हाँ, 15-16 ओवर का 113 मारे। हाँ क्या बैटिंग की थी यार, सीरियसली क्या बर्थडे खराब किया ना। बहुत बर्थडे बम्प्स। बारिश हो गई थी एक्चुअली, मुझे याद है बारिश हो गई थी, मैच छोटा हुआ था। एंड 15 ओवर में 100 बना देना यार बहुत ही मतलब टफ थिंग है। IPL में कहीं पे भी यार 15 ओवर में 100 बनाया, वो भी 113, शेयर डोमिनेंस, पूरे मैच में बहुत डोमिनेट किया था। और वो भी जैसे आप बोलते हो ना 7 बार आउट करना, उस मैच में भी वो मुझे आउट हुए थे, मुझे याद है। बिल्कुल ओवर पिच बॉल थी, सीधा लॉन्ग ऑफ के हाथ में मार दी थी। उसके पहले वो सारी बॉलें छक्के मार रहा था। तो यहाँ पे आप लकी थे। हाँ ऑब्वियसली। आप क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट अभी भी इतना खेलते हो, एंड एज हम डिस्कस कर भी रहे थे, यू हैव एन आई फॉर द टैलेंट, आप स्पॉट भी कर लेते हो। तो अभी जिनको नहीं पता है, ऐसे कोई प्लेयर्स आप अपकमिंग देखते हो पंजाब के या और भी किसी स्टेट के, जो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट वन चांस और फिर किल कर देंगे? हाँ यार बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, ऐसा नहीं है वन चांस, बट बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं। स्पेशली हमारी ही टीम में चंडीगढ़ में एक क्रिकेटर है राज अंगद बाबा, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। अंडर 19 हाँ, फाइनल में 5 विकेट्स लिए थे। वो बहुत अच्छा टैलेंट है, स्किल है, एंड उसका मेंटली भी बहुत अच्छा है। जो मैंने बोला था ना, बहुत सारे कम क्रिकेटर्स होते हैं कि वो आते ही मैच्योर हैं, बहुत यंग एज से ना मैच्योरिटी के साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो वो उनमें से एक क्रिकेटर है, 2 साल से स्ट्रगल कर रहा था फिटनेस के साथ, इस साल फिट है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर वो फिट होके क्रिकेट खेल रहा है तो उसमें वो एक्स फैक्टर है खेलने के लिए आगे क्रिकेट। और ये जो मैच्योरिटी की बात आप कर रहे हो, ये हम ऑफ कैमरा आप बात कर रहे थे, जहाँ आपने शुभमन गिल को मेंशन किया, और अभी सबसे हाईली टॉक्ड अबाउट ये हैं अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, दोनों पंजाब से ही आते हैं। उनको क्या चीज़ स्पेशल बनाती है दोनों को? शुभमन को ऑब्वियसली उसका जो वर्क एथिक्स है बहुत अच्छा है, एंड मैंने उसको जब ये स्टार्टिंग से देखा ना, बहुत मैच्योर है टुवर्ड्स हिज गेम, मतलब अपनी गेम को लेके बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। उसको रन बनाने आते हैं, उसको जो उसकी बैटिंग है उसका बहुत आइडिया है। तो एंड अभिषेक है जैसे, तो ये दोनों 19 वर्ल्ड कप साथ में खेल के आए थे। तो अभिषेक है जैसे स्किल टैलेंट वाइज स्टार्टिंग से बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वो अभी जैसे धीरे धीरे क्रिकेट खेलता गया, जूनियर क्रिकेट, एंड देन अभी रणजी ट्रॉफी खेला पंजाब के लिए, जितना भी डोमेस्टिक सीज़न खेला, और फिर IPL में पिछले 3-4 साल से है।
सो उसको वो टाइम लगा मैच्योरिटी के पास पहुंचने के लिए। एंड ऑब्वियसली उसने पिछले 2 साल में मेहनत भी बहुत किया है। यूवी पाजी का बहुत ज़्यादा हाथ है उसमें। यूवी पाजी ने उसको बहुत हेल्प किया है उस चीज़ में, सो उनको बहुत क्रेडिट जाता है उस चीज़ के लिए। एंड तो ये एक्चुअली आई फील इन दोनों में जो मैं अभी बात कर रहा था ना, कई क्रिकेटर्स होते हैं जो अंडर 19 से आते हैं और वो रेडी रहते हैं कि आगे सीनियर क्रिकेट को डोमिनेट करने के लिए। तो शुभमन उनमें से एक था जब वो आया ही था। अभिषेक का जब आया है तो उसको ऑब्वियसली वो एक डिफरेंस है कि उसको अब टाइम लगा, उसको 3-4 साल लगे। डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने मेहनत की एंड ऑफ सीजन्स में मेहनत की, और आईपीएल में 3-4 साल प्रॉपर उसने स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल इन द सेंस मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेहनत वाइज स्ट्रगल बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद जाके उसको पिछले साल उसको फ्रूट्स मिले, जब उसको वो मैच्योर होता गया। लास्ट ईयर जाके उसको ओवरऑल अपनी बैटिंग का आइडिया लगा कि वो डोमिनेटिंग बैट्समैन है। उसका जो स्किल या उसका जो नेचर है वो डोमिनेटिंग क्रिकेट है, वो डोमिनेट करके ही क्रिकेट खेल सकता है। तो उसने लास्ट ईयर फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेली है एंड उसको फ्रूट्स मिले हैं। सो ये एक कई क्रिकेटर्स होते हैं जो विद द टाइम समझते हैं, कई क्रिकेटर्स होते हैं जो ये मैच्योरिटी के साथ आते हैं या टाइम से जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। सो इन आई फील दोनों में ये फ़र्क था जब मैंने स्टार्टिंग में और अब देखता हूँ। आई एम प्रीटी श्योर के जैसे जैसे टाइम निकलेगा अभिषेक और इस चीज़ पे एस्पेक्ट पे बेटर होता जाएगा एंड उसके पास सारे आई थिंक स्किल और जो भी हम बोलते हैं ना, जैसे हिंदी में या सारे मसाले हैं टू डोमिनेट इंटरनेशनल क्रिकेट। बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किलफुल प्लेयर है। जब हम मोहित भाई से बात कर रहे थे तो वो एक मैच का बता रहे थे जहाँ पे डिविलियर्स को बॉल डाल रहे थे आप दोनों, और बहुत फनी वो उस टाइम पे उन्होंने बताया। तो उसकी साइड ऑफ स्टोरी आपकी क्या है? आप भी कुछ बताना चाह रहे थे उस बारे में? हाँ, और यार जब मैं बॉलिंग कर रहा था ना तो डिविलियर्स एक ऐसा बैट्समैन रहा है ओवर द ईयर एंड रैना भाई, जो दोनों ऐसे प्लेयर रहे हैं जो मुझे ऐसे लगता था कि बॉलिंग करवाना शुरू कर देते हैं आपसे मैच में। तो मैं ऐसे ही हम लोग मैच खेल रहे थे इंदौर में आई थिंक, तो मैं बॉल लेके दौड़ा एंड मैं रुक गया। मैं वापस आ रहा था तो ये खड़े थे, तो इन्होंने मुझे पूछा कि क्या हो गया, एंड मैं ना थोड़ा स्माइल कर रहा था। तो मैंने बोला पाजी यार मुझे ऐसे लग रहा है, मेरी ये फील्ड है और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं यहाँ बॉल डालूंगा और उसे मारना भी वही है, फिर भी मैं वहीं बॉल डालने जा रहा हूँ। उसे मारा भी। फिर क्या हुआ उसके बाद ना, मोहित भाई का ओवर आ गया। तो मोहित भाई ना 4th बॉल थी, तो डिविलियर्स उस टाइम पे ऑब्वियसली अपनी पीक पे बैटिंग कर रहा था यार। और वो एक ऐसा बैट्समैन है, अगर वो मार रहा है ना तो मज़ा आता है देख के। ऐसा प्लेयर है, चाहे आपकी टीम को ही मार रहा है। तो 4th बॉल था, मोहित भाई ने ना उसका थोड़ा मिस हिट हुआ और बॉल लॉन्ग ऑफ पे जा रहा था। मोहित भाई ने एक्रोबेटिक फील्डिंग करके बॉल रोक ली। मैं शॉर्ट फाइन पे खड़ा था, मैं क्या यार क्यों रोकनी है बॉल अगली 2 बॉल 2 छक्के मार दिए। मैं मैच के बाद गया, मैं कहा पाजी रोकने की बॉल जाने दो यार, 1 रन लेने दो उसको। दूसरा बैट्समैन ऑब्वियसली कोई भी बैट्समैन खेल रहा है, एबी डिविलियर्स वो ऑफ स्ट्राइक हो गया। मैं तो यही पॉलिसी पे चलता हूँ, अगर कोई बैट्समैन खेल रहा हो बॉल मेरी तरफ भी आ जाए ना, मैं सोचता हूँ छोड़ दे भाई इसको, ऑफ स्ट्राइक मतलब हो जाने दे, कोई बात नहीं, 1 रन में माइनस हो जाऊंगा, मतलब ले लूंगा कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये 2-3 बॉल और खेल गया तो ये 2-3 छक्के मार सकता है। तो उसको ऑफ स्ट्राइक चाहे सीधी भी बॉल है तो छोड़ देना चाहिए। तो पाजी ने उस मैच में गलती की। फिर ऑब्वियसली बंदा इंसान गलतियों से सीखता है, पाजी सीखे हैं। व्हाट मेक्स जॉस बटलर स्पेशल? आपने जॉस बटलर के साथ अब काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है। हाँ, जॉस बटलर का यार जो ओवरऑल कैरेक्टर है वो उसको स्पेशल, ऑब्वियसली बैट्समैन स्पेशल है। आई फील उसके जैसी जो हिटिंग एबिलिटी है शायद ही बहुत कम प्लेयर्स हैं, बट अपार्ट दैट जो वो ड्रेसिंग रूम को ऑफर करता है उसको छोड़ के वो बहुत स्पेशल है। जैसे कि यंग क्रिकेटर्स को हेल्प करना, मुझे ऐसे फील होता है कि जो आपके प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं ना, जो स्पेशली फॉरेनर्स आते हैं और जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को डोमिनेट किया, वो अगर ऐसे हों जो यंग क्रिकेटर्स को हेल्प कर सकें बात करके, वो हमेशा हेल्पफुल रहता है। फिर क्या होता है कि आपकी ओवरऑल टीम ग्रो करती है। कई ऐसे भी प्लेयर होते हैं जैसे फॉरेनर्स आते हैं जो अपनी क्रिकेट खेल के चले जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ वो भी गलत नहीं है, बट ऐसा अगर प्लेयर है तो नथिंग लाइक इट। तो जॉस उनमें से है जो यंग क्रिकेटर्स को भी हेल्प करता है ग्रो करने में, एंड एट द सेम टाइम कमिटेड बहुत है। ऑब्वियसली एक प्रोफेशनलिज्म होता है कि आप कमिटेड हो टुवर्ड्स योर सेल्फ, कि मैं बॉलर हूँ, मैं अपनी जिस फेस में बॉलिंग करता हूँ मैं, या जो मेरा रोल है मैं उसमें क्या बेटर कर सकता हूँ, उस पर काम चल रहा है, राइट। पर जॉस एक ऐसा क्रिकेटर देखा है, स्पेशली फॉरेनर क्रिकेटर, जो टुवर्ड्स टीम बहुत ज़्यादा कमिटेड है। अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछो तो शायद ही मैंने ऐसा कोई क्रिकेटर देखा है ओवर द ईयर इतना जो जॉस जितना कमिटेड प्लेयर हो। हम लोग मैच खेल रहे थे
लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, गुवाहाटी में। तो उसका फील्डिंग करते हुए वेब फट गया था, जबकि फिजियोज ने उसको मना किया कि बैटिंग मत कर। स्टिल उसने क्या किया, उसको रैप किया एंड इंजेक्शन लिया, और पेन किलर इंजेक्शन लिया एंड नम करने वाला, एंड स्टिल वेंट एंड बैटेड, जो कि मतलब शोज कमिटमेंट टुवर्ड्स टीम उसका क्या है। जबकि वो करना नहीं चाहता तो भी कोई कुछ कहता नहीं। और वो मैच में हमें इतने भी ज़्यादा रन नहीं चाहिए थे कि ऐसा, मतलब मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहा हूँ, हम लोग मैच हार भी सकते थे, क्रिकेट ऐसा गेम है। बट ऐसा था कि हाँ, हम लोग वो मैच जीत भी सकते थे अगर वो बैटिंग नहीं करता। बट स्टिल उसने वो कमिटमेंट शो किया एंड जाके उसने बैटिंग किया। सो जो ये वो ऑफर करता है ना ड्रेसिंग रूम को एंड ओवरऑल टीम को, वो उसकी जो जितना वो डायनामिक बैट्समैन है उससे भी आई फील ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो ऑब्वियसली यार उसकी जो बैटिंग है उस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वो देख के डर नहीं लगता, ऐसा लगता है कि बहुत हाँ, sweet अप्रोचेबल, guy है। वेरी अप्रोचेबल कैरेक्टर। वो इंपॉर्टेंट है, जो इंसान ये फील करवा सके ना, स्पेशली यंगस्टर्स को। जब यंगस्टर्स, जैसे मैं भी यंग था और बड़े ड्रेसिंग रूम में जाता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये फील करे कि जो आपके उस टीम के जो बड़े प्लेयर हैं, सपोज अब जॉस बटलर है, कोई यंग प्लेयर, समबडी लाइक ध्रुव जब अंदर आया टीम में, या फिर यशस्वी आया अंदर टीम में, ये भी लड़के यंग थे, 4 साल पहले, ठीक है। तो जब जॉस है ये इंटरनेशनल क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा है ना, और तब वो उनको कैसे वार्म फील कराता है, उनको कैसे वेलकम फील करवाता है, उनको कैसे कंफर्टेबल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जॉस उनमें से एक क्रिकेटर है जो खुद जाके जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनको कंफर्टेबल फील करवाएगा, बात कर लेगा, एंड एज यू सेड कि अप्रोचेबल है, वो उससे वाइब आती है, वो उसने ऐसा अपना ऑरा बनाया है कि लोग कोई भी उससे बात करना चाहे वो फील करते हैं हम इससे जाके इजीली बात कर सकते हैं यार। और ये सिर्फ प्लेयर्स के साथ नहीं है, जो मैनेजमेंट के भी लोग हैं, बीन इन दैट मैनेजमेंट है ना। सो जो मैनेजमेंट के भी लोग हैं, चाहे नए लड़के भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, वो यही फील करते हैं कि यार जॉस को इजीली अप्रोच किया जा सकता है। सो उस वे में जॉस बहुत ही अच्छा है, ड्रेसिंग रूम में होना वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो रूट पिछले साल थे, वो मुझे जब मेरे को पता चला कि जो रूट राजस्थान रॉयल्स में खेल रहा हूँ, मुझे वहाँ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। मेरे को लगा अरे यार आइस ब्रेक, आपने क्या बात हुई, आपकी आइस ब्रेक कैसे हुई जो रूट के साथ? एक्चुअली हम लोग अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं साथ में, 2010 वाला। अच्छा, हाँ, तो आप पहले से जानते थे, बात हुई पहले थी। उसको भी पता था। और ऑब्वियसली वो हमारा क्या था, जब हम लोग ड्रेसिंग रूम में थे तो इंडियनली आप हैंडशेक करते ही हैं, एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग। वो वर्ल्ड कप का है ना, उसी ने एक्चुअली मुझे बोला पहले कि डू यू रिमेंबर। मैं बोला हाँ हाँ, हम लोग इंग्लैंड के साथ हम लोग हार गए थे। अच्छा, वो वाला तो उसने बताया कि हाँ 2010 का मैच ना, वहाँ पे हार गए थे हम लोग एक मैच। तो हम लोगों ने वो बात की, एंड देन ऑब्वियसली यार फिर क्या है कि इजी गोइंग कैरेक्टर है वो भी, आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं अबाउट बैटिंग, ओवरऑल लाइफ। सो वो बहुत अच्छा, वो भी एक ऐसा पर्सनैलिटी है जो अगर आपके ड्रेसिंग रूम में है तो वो बहुत हेल्प कर सकता है ओवरऑल टीम एनवायरनमेंट में। एंड वन ऑफ द नाइसेस्ट गाय, मैं बोल रहा हूँ यार, जब वो खेल भी नहीं रहा था, वो एक बंदा था जो सबसे ज़्यादा पानी पिला रहा था हाँ ऑन द बाउंड्री। ये सब ने नोट किया कि यार वो लेजेंड है इस स्पोर्ट का। एंड स्टिल जब वो नहीं खेल रहा था, ही वॉज द वन जो सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे दौड़ रहा था पानी पिलाने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, अपने टीममेट्स को, वो चाहे टॉवल्स के साथ हो, किसी भी चीज़ के साथ हो। सो वो देख के ना यार मुझे ऐसे लगा कि यार अगर समडे मैं भी अगर बाहर बैठा हूँ तो आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। एक होता है ना, आप कोई चीज़ देख के सीखते हो, ऑब्वियसली आप नहीं पानी पिलाना चाहते, बट जब आप उस सिचुएशन में आ ही गए तो उसको भी कैसे अच्छे से किया जा सकता है, मैंने उससे सीखा। और आपने मेंटरिंग यंगस्टर्स की बात की अभी कि जॉश उसमें बहुत अच्छे हैं, आपसे भी हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि दिस इज समथिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एजुकेटिंग द यंगर क्रिकेटर्स। उसके बारे में आप बताओ, वो क्या है पूरा आपका थॉट? और एजुकेटिंग यार, एक तो ऑब्वियसली जो मेंटल एस्पेक्ट पे हमने कुछ टाइम पहले बात किया वो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद क्या है कि एक चीज़ है जो हमारे, आई थिंक हमारे नहीं बहुत जगहों पे होता होगा, लेकिन हमारे में बहुत ज़्यादा है कि स्पेशली जब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट देखता हूँ ना, वहाँ पे कि कोई भी एक यंग क्रिकेटर आता है ना, तो उसके साथ हमेशा ये बात होती है जो उसके पास नहीं है, जो उसके पास है उसके बारे में बहुत कम बात होती है। मतलब स्किल वाइज मतलब टैलेंट वाइज। जैसे अगर एज अ फास्ट बॉलर अगर मैं 125 डालता हूँ तो लोग आके बात करेंगे यार अगर 130 होता तो क्या ही बात थी। अगर कोई 130 डाल रहा है तो उससे बात करते हैं यार 135 होता तो क्या ही बात थी। जो 135 डाल रहा है उससे बोलते हैं यार अगर स्विंग कराता है 135 के साथ तो क्या ही बात थी। ठीक है, तो ये चीज़ का ना एंड कहीं नहीं मिलता।
बहुत कम लोग हैं जो ये बात करते हैं कि जो तेरे पास है उसमें परफॉर्म कैसे करना है, वो बात करते ही नहीं है कोई। सो इम्प्रूवमेंट जो है वो कभी ना रुकने वाली एक जर्नी है, ठीक है, वो तो करते ही रहना है, ठीक है। अगर 125 डालते हो तो 130 की तरफ जाना है, लेकिन एट द सेम टाइम क्रिकेट खेलनी भी तो है ना, इसमें करियर बनाना भी तो है ना। सो वो आप कैसे करोगे, वो कोई बात नहीं करता। सो मेरा ये है कि मुझे उस पर बात करनी है कि अगर सपोज कोई बॉलर है 125 डाल रहा है तो विकेट्स कैसे ले सकता है, वो इफेक्टिव कैसे हो सकता है, या 130 डाल रहा है तो वो कैसे इफेक्टिव हो सकता है, वो विकेट्स कैसे ले सकता है, परफॉर्मेंस कैसे कर सकता है, और उसके साथ साथ इम्प्रूव करता रहेगा। अब ये तो है नहीं ना कि आप 130 हो, ठीक है, और 135 नहीं डाल रहे, 2 साल बाद आना है 135 डालोगे तब खेलेंगे। 2 साल आपके करियर के, हमारे पास जो एज अ क्रिकेटर जो पीक के ईयर्स रहते हैं वो 10-12 साल रहते हैं, ठीक है, उसमें से आप 2 से 3 साल अगर इसमें गंवा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि वो भी ठीक है, समटाइम्स नहीं मिलती क्रिकेट, बट ये वाली जो चीज़ है ना, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे क्रिकेटर्स या बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जो मैं फास्ट बॉलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज ये जो मेंटरिंग है ना, या ये जो कॉन्फिडेंस है, लोग प्लेयर्स को दे नहीं पाते हैं कि उनके पास जो चीज़ है उनमें परफॉर्म करके सर्वाइव कैसे किया जाए और डोमिनेट कैसे किया जाए अपनी फील्ड को, उसके साथ साथ हम इम्प्रूव करते रहेंगे। मतलब ये है कि इसमें ना जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में ना स्पेशली बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं। मैं बोलता हूँ डोमेस्टिक में नहीं यार, जब आगे भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे स्ट्रगल करते हैं। उसका एक मेन रीज़न है कि एक तो जो लोग उनसे बात कर रहे हैं वही ये आइडिया नहीं रखते कि हाँ इसकी स्ट्रेंथ क्या है, हाँ स्ट्रेंथ क्या है, या उस जो उसके पास है लिमिटेशन उसमें वो बेटर क्या कर सकता है, उसी में परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है। तो ये सबसे आसान तरीका है ये बोल देना कि यार ये नहीं है तेरे पास, अगर ये होता तो क्या ही बात थी। ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अगर उसके पास कुछ है उसमें परफॉर्म कैसे करना, वो टफ़ है, वो बताना टफ़ चीज़ है। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ यार कि आने वाले टाइम में ना आई वुड लव टू हेल्प पीपल इस चीज़ में बात करना कि हाँ यार आप जो आपके पास स्किल है, टैलेंट है, उसमें कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में सोचना है, एंड देन उसके साथ ये नेवर एंडिंग जर्नी है जो इम्प्रूव करना है। अब मैं एक उस क्वेश्चन से एंड करना चाहूँगा, जो हमारे फैंस जो कि सिर्फ बकचोदी करते हैं, उन्हें नहीं मतलब सीरियस बातों से, उनका सवाल ये है कि भाई इस दाढ़ी की इंस्पिरेशन आपकी क्या है? आधों ने लिखा है कि अमिताभ बच्चन के फैन आप क्या हो? हाँ उनके फैन तो हूँ यार, सारा आई थिंक पूरा इंडिया ही एक्टिंग का अगर बताओगे। आप काफी टाइम क्लीन शेवन भी खेले फिर तब से ये वाला क्या है? एक्चुअली यार मुझे ना दाढ़ी आती नहीं है ठीक इधर साइड में, ठीक है, यहीं पे सच्ची आती है तो मैं यहीं पे रख लेता हूँ। मतलब मेरे पास क्या है, हाँ मेरे पास क्या है, उसमें क्या बेटर कर सकते हैं वो मैंने इसमें भी अडेप्ट कर लिया। अब एक बस लास्ट में मैं किसी पंजाबी से मिल रहा हूँ और मैं उसकी प्लेलिस्ट पूछ के ना जाऊँ तो ये मेरे लिए हो रह जाएगा। आपकी प्लेलिस्ट क्या है, आप क्या सुन रहे हो गानों में? हाँ गानों यार मैं ना दिलजीत को बहुत सुनता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ऑब्वियसली कॉन्सर्ट जाना है, पूरा वर्ल्ड ही सुन रहा है। हाँ। वो दिलजीत को बहुत सुनता हूँ मैं, बहुत मुझे उसको सुन के मज़ा आता है, गाने बहुत ज़बरदस्त हैं उनके। एंड उसके बाद जैसे जगजीत सिंह हो गया, उनको मैं बहुत सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट सिंगर हैं। एंड उसके बाद यार जब मैं मैच के लिए जाता हूँ तो ऑब्वियसली तब तो थोड़ा होना चाहिए ना वो बीट वाले सॉन्ग, तो उस टाइम पे जो भी अच्छे हो वो वाले, करण औजला, मतलब जो उस टाइम पे अच्छा हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। जो उस टाइम पे 3-4-5 गाने, जब तक आप स्टेडियम पहुंचते नहीं हो तब तक जो 3-4-5 गाने अच्छे उस टाइम बीट्स वाले आए हुए हैं वो सुन लेता हूँ मैं। आरआर के ड्रेसिंग रूम में गाने कौन चलाता है? कोई भी चला लेता है यार, ऐसा कुछ नहीं है। रियान भी ऐसे, रियान तो पूरा रियान, हाँ रियान चलाता है, चलाऊंगा गाने ध्रुव, फ्लाइट में भी, हाँ रियान और ध्रुव चलाते हैं। हाँ ये ज़्यादा चलाते हैं। एक्चुअली इनकी तिकड़ी बहुत अच्छी है, रियान, ध्रुव और यशस्वी, तीनों की। ये दोनों मिलके बाद में ना इसको मारना शुरू करते हैं, यशस्वी को, रियान और ध्रुव, बहुत तेज है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। यू वर समबडी जिससे सच में बात करनी थी, एंड वी ऑलवेज वांटेड कि हमारी ऑडियंस को आपकी ये साइड पता चले। थैंक्स ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप तो क्या, हम ही आए वैसे यहाँ तो, तो प्लीज थैंक्स, आई वुड लाइक टू थैंक माई सेल्फ स्पीच। तो थैंक यू सो मच भाजी, आई होप हम अगले साल, अगले आईपीएल के बाद फिर से करें। श्योर बस ठीक है, थैंक यू सो मच। तैनू लभदा फेरां, तैनू लभदा फेरां, किथे गुम गई है तू, तैनू लभदा फेरां।